जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी तीसरी विजनरी टॉक है। ये टॉक्स का सिलसिला हमने ब्लू टीवी नेटवर्क और एसडीजीज एकेडमी के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से शुरू कर रखा है। आज हमारे गेस्ट टॉकर हैं जनाब आसिफ बाजवा साहब, जो एक जाने पहचाने डीएमजी ऑफिसर हैं और साबका ब्यूरोक्रेट हैं। आपने पाकिस्तान की अपनी सर्विस के दौरान पाकिस्तान के सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी स्टैटिस्टिक्स और पाकिस्तान के चीफ स्टैटिशियन और चीफ सेंसस कमिश्नर रहे हैं। हमारे लिए ये बेहद खुशी और मुसर्रत और एजाज़ का मकाम है कि आज हमारे इस मुश्तरका प्लेटफॉर्म से जनाब आसिफ बाजवा साहब खिताब करेंगे और पाकिस्तान के लोगों को शुमारियात की अहमियत और अफादियत के बारे में आगाह करेंगे, जिससे कि लोगों की अक्सरियत जो है वो ना बलद भी है और ना वाकिफ भी है। मरदमशुमारी अगर गलत हाथों में चली जाए तो वो कौम और मुल्क दोनों के लिए अजाब बन जाती है। इससे पहले कि मैं जनाब आसिफ बाजवा साहब को दावत खिताब दूं, ज़रूरी समझता हूं कि मैं अपने सामीन को ये बताता चलूं कि मैं ज़ाती तौर पर आसिफ बाजवा को गुज़श्ता 40 सालों से ज़्यादा अरसे से जानता हूं। पाकिस्तान की नौकरशाही जिन बुराइयों के लिए मशहूर है, बफज़्ल ताला उन बुराइयों में से एक बुराई भी आसिफ बाजवा में नहीं पाई जाती। जो लोग गुफ्तार के माहिर और किरदार से आरी होते हैं, उनके अंदर विजन नहीं होता। आसिफ बाजवा को हमने इसीलिए दावत खिताब दी है क्योंकि इसके अंदर विजन है। पाकिस्तान की नौकरशाही जिस दोगलेपन और मुनाफिकत के लिए मशहूर है, अल्लाह के फजल करम से आसिफ बाजवा उनमें से नहीं है। इसके साथ, इससे पहले कि मैं आसिफ बाजवा से आपसे कहूँ कि आप खिताब फरमाएं, जनाब अमार जाफरी साहब से गुजारिश है कि वो कुछ कहना चाहें। जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आसिफ बाजवा साहब को वेलकम करूँगा एसडी एकेडमी के ऑफिस में। और जो आज का टॉपिक है वो बहुत अहम है, दो वजूहात की बिना पे। आप जिन उहदों पर फाइज रहे हैं, हम आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना चाहेंगे। और आज का जो टॉपिक है, हमने जो फोकस किया है वो डाटा की इम्पोर्टेंस के ऊपर है। डाटा कहते हैं, इफ़ यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट डिलीवर। मैं बड़ी जनरली समझता हूँ कि मैं इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा इशू है बैड गवर्नेंस के हवाले से, उसकी बुनियादी वजह डाटे का ना होना है। फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जिसकी जिम्मेदारी है ये इसकी बुनियाद सेंसस होता है, आप सबको पता ही है, जिसकी बुनियाद पे ये डाटे को जमा करते हैं और उसी डाटे को पाकिस्तान के तमाम महकमे इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड्स आ गए हैं और उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। डाटा गवर्नेंस के ऊपर दुनिया में हज़ारों किताबें लिखी गई हैं, एक दो लिखी गई हैं। स्टैंडर्ड्स जो हैं उसको मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाहूँगा कि SDG 16, क्योंकि हम SDG एकेडमी में नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो SDG 16 जो है वो है गुड गवर्नेंस के लिए। उन्होंने बाकायदा SDG 16.4.1 जो मैंने खोला हुआ है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा उसकी क्योंकि बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है ये। उसमें उन्होंने जो शुमारियात के महकमे हैं मुल्कों के, उन्हें गाइडलाइन दे दी है। आसान मिसाल देने के लिए, अगर आपने चाय बनानी है तो आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तो वो गाइडलाइन यही है कि जी सबसे पहले तो ट्रस्ट हो लोगों का डाटे के ऊपर। और इस वक्त डिजिटल ट्रस्ट की बात हो रही है पूरी दुनिया की। आज जो हम इलेक्शन के सिलसिले में जिन मुश्किलात का शिकार हैं, उसकी वजह वही है कि हमने सिस्टम को फॉलो नहीं किया।
मुझे खुशी होगी आपको बताते हुए कि जब मैंने पहला मास्टर्स किया था वो स्टैटिस्टिक्स में किया था और वो 70 में किया था क्योंकि वो बड़ा टर्बुलेंट का दौर था तो मुझे मसले पेश आए। तो जो मैंने पहला महकमा ज्वाइन किया था वो उसका ताल्लुक इसी के साथ था। वो यूनुस हवेली मेलोडी चौक के अंदर 16 अलबरगद में एक दफ्तर कायम हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का, जिसको मैंने ज्वाइन किया था, जो बाद में नादरा बना, आपको पता ही है। तो कहने का मकसद ये है, उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया। तो टुडे एज ऑफ टुडे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आई फुल्ली अंडरस्टैंड कि बिग डाटा की क्या अहमियत है, उसके ऊपर जो एआई की ब्लेंडिंग की गई है उसकी क्या अहमियत है। माजी को भूल जाना चाहिए, हमें आज से आगे बात चलनी चाहिए। हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि आप फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के संभाल रहे हैं, जो कि चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ पाकिस्तान कहलाते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं पूरी बात को भी समझता हूँ। एक जो इशू है वो ये है कि यूएन के 2 इनिशिएटिव हैं, जिसको यूएनओडीसी हेड कर रहा है और यूएनसीटीएडी हेड कर रहा है। इन्होंने पूरी दुनिया गाइडलाइन दे दी कि स्टैटिस्टिक्स जमा करने का क्या तरीका है। उसमें डिफेक्टो सिस्टम है, डिजोर सिस्टम्स हैं, पुल डाटा है, पुश डाटा है। ये डाटा पहले हम जाके घर घर नॉक करके चेक कर जमा करते थे फॉर्मों के ऊपर। अब इसकी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, अब डाटा जो है वो जमा करने की जरूरत नहीं, डाटा चल के आपके पास आता है। लेकिन अनलक के लिए हमारे मुल्क में वो सिस्टम मौजूद नहीं है जिनके वो प्लेटफॉर्म बनाकर हम इसको लेके जा सकें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने कलाम में इन चीज़ों को ज़रूर एड्रेस करें कि दुनिया में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, और जो कुछ हम कर रहे हैं अगर हमने कुछ ऐसे वही कंटिन्यू रखा तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे। बहुत शुक्रिया। जाबरी साहब, अफंदी साहब, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो आजकल का बर्निंग इशू है उस पर आज ये बातचीत करने के लिए बुलाया। इसमें सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो मैं बात करूंगा दैट विल नॉट बी फॉर द इनिशिएटिव, यानी कि जो आपके लिए मैं बात नहीं करूंगा, स्टैटिस्टिक्स की बात करूंगा। आप तो माशाल्लाह मास्टर्स किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स में, यू आर अवेयर ऑफ व्हाट स्टैटिस्टिक्स है। तो मैं बात करूंगा आम आदमी के लिए, जिसे कोई स्टैटिस्टिक्स का जब नाम सुनता है तो वो कहते जा रहा नहीं, तो मैं बेहतर है। तो आई विल टॉक टू द अनइनिशिएटेड, जिनको नहीं पता। सो एक तो बिल्कुल मैं पहले ही ये क्लियर कर दूं, और आम फहम बात में लफ्ज़ों में मैं बात करूंगा। कोई टेक्निकल जार्गन अगर कहेंगे तो वो देन आई वुड सजेस्ट दैट वी होल्ड अ सेपरेट मीटिंग फॉर दैट। वो सेपरेट बात हो जाती है। सेकंड बात ये है कि जो मुझे एक एजेंडा दिया गया था उसमें को 2-3 चीज़ें थी, 4 चीज़ें थी। उसमें IMF का रोल था, उसमें सेक्युलर डेट की बात की थी, उसमें ये स्टैटिस्टिक्स की बात की थी, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की थी। तो आई ट्राई टू इनको कोशिश करूँगा कि ये एक इनको आज की बात में उसी हाथे में उनको लेके आया जाए। तो सर सबसे पहले तो लेट मी बिगिन बाय थैंकिंग द SDG Academy for holding this talk. अच्छा, अब जैसे मैंने पहले कहा कि जब हम शुमारियात या स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो एक बंदा कॉमन जो पढ़ा लिखा स्टूडेंट है वो भी स्विच ऑफ कर जाता है। वो मैथ्स तक तो ठीक रहता है, बट जब आगे स्टैटिस्टिक्स की बात करो, एंड इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया हुआ है, तो जब भी वो स्टैटिस्टिक्स की बात आती थी तो मैं कहता यार चलो ना बाकी संभाल लेते हैं। तो इनफैक्ट एक इंग्लैंड में मुझे भी एक किताब भी मिली थी जिसमें उसका टाइटल था स्टैटिस्टिक्स विदाउट टीयर्स, कि इंग्लैंड के स्टूडेंट्स को भी आंसू निकल आते थे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हुए। तो अब हम इसे देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स है क्या। अब सिंपल सी बात शुरू कर लेते हैं। इस कमरे में हम कितने बंदे बैठे? 3, 3, 6, 7, 8, 9 बंदे बैठे। सो वी हैव 9 people। इसमें देख लेते हैं कि जी इनमें मास्टर्स किसने किया हुआ है। वो पता चल जाएगा 9 में से 8 ने किया हुआ है मास्टर्स, लेट्स से।
एनके कितनों ने लगाई हुई है? एक दो बंदों ने एनके लगाई हुई है, फाइन। कितने बंदे कमरे में आएंगे? कितने बंदे अभी आ रहे हैं? कितने बंदे छोड़ के जा रहे हैं? एक्सपेक्ट हम कितने बंदे कर रहे हैं? अच्छा, इन सबको अगर मैं ये जो अभी बातें की हैं इनको इकट्ठा करूं तो मुझे स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन मिल जाती है कि बंदे कितने हैं, ये फैक्ट हो गया। इसमें तो कोई नहीं है ना झगड़ा कि भी हम 9 बंदे या 10 बंदे बैठे हुए हैं कमरे में। हम कमरे की बात कर रहे हैं, वो एक स्पेशल बाउंड्री आ गई। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट इस्लामाबाद, नॉट पाकिस्तान, बट पीपल इन द रूम। कितने बंदे अंदर आते हैं, कितने बंदे छोड़ के चले जाते हैं, ये उसमें वेरिएशन आ गई। कितने बंदे आएंगे, हो सकते हैं कितने बंदे आएंगे, अनसर्टेनिटी आ गई, अनसर्टेनिटी आ गई ना, और प्रोजेक्शन आ गई। ये स्टैटिस्टिक्स है। तो इसमें जो एक डिक्शनरी की डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेशन वो कहते हैं क्लासिफाइड फैक्ट्स रिप्रेजेंटिंग कंडीशंस ऑफ पीपल इन अ स्टेट, स्पेशली फैक्ट्स दैट कैन बी वेरीफाइड। और ये कवर करता है कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल डेटा। और इसमें जो क्रिटिकल बात आ जाती है, ये तो गिवन हो गया, वो आ जाती है अनसर्टेनिटी और प्रोजेक्शन की। ये स्टैटिस्टिक्स है। अब ये आप जिसमें मर्जी लगा लें, सड़क पे खड़े हो जाएं, भी गाड़ियां कितनी गुजर रही हैं, कुछ भी हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि जी कितने MNAs नून लीग के होंगे, और एक्चुअली वेरीफाइबल ये नहीं कि जी मैं समझता हूँ कि जी PTI के 150 बंदे हैं, ये 180 हैं या 100 हैं, वो नहीं, वेरीफाइबल फैक्ट्स। और ये भी आपको क्लियर करता चलूँ कि स्टैटिस्टिक्स में स्पेशली इन पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स वी टेक द गवर्नमेंट पोजीशन। ये आगे चल के जब पॉपुलेशन की बात करेंगे तब ये आप इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वी अबाइड बाय द गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस। तो जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है हमने उसकी बात करनी है। तो वेरीफाइबल फैक्ट्स, नॉट फीलिंग नहीं। फीलिंग के लिए फिर हम दूसरी तरफ जाए। स्टैटिस्टिक्स आप इकट्ठा कर सकते हैं, कोई रिसर्चर होने की ज़रूरत नहीं है, आप यू कैन बिकम अ रिसर्चर। आपको कॉर्पोरेशन कोई कर सकती है, ये टपाल चाय वाले कर सकते हैं कि लो जी आप देखें कि कितने बंदे ये टपाल पी रहे हैं, कितने बंदे लिप्टन पी रहे हैं। वो उन्होंने अपना एक अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अपना प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए वो होता है। कॉर्पोरेशन सारे करते हैं, कॉर्पोरेशन वाले एडवर्टाइजमेंट चला रहे होते हैं, सारा कुछ। पर जो स्टेट का है, स्टेट इज अ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट का जो हमारे साथ लेट्स से वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पुराना हुआ है, वो दैट इज फॉर आवर वेलफेयर। मैंने कुछ अपने फ्रीडम्स उनको दिए हैं, स्टेट को सरेंडर किए हैं, और स्टेट ने मुझे ये कहा है कि तुम्हारा मैं ध्यान रखूंगा, खाने का बंदोबस्त भी करूंगा, मुलाजमत का भी करूंगा, तुम्हारी सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त करूंगा। घर पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे लिखे हुए हैं, यहाँ अगर आपने उसको दूसरी साइड से देख लें, वो जो मैस्लो की नीड्स हैं उनकी बात कर लें, को कार्ल मार्क्स की बात कर लें, जो उसने प्रॉमिस किया हुआ है, व्हाटएवर, वो उसमें एक डिग्रीज का फर्क आ जाएगा। बट स्टेट का ये काम है सारी दुनिया में। इंग्लैंड में वो ज़्यादा करेंगे, मेरे पास घर नहीं तो मुझे घर भी देंगे, मुझे अस्पताल भी लेके जाएंगे, ध्यान मुझे पैसे भी देंगे, स्टाइपेंड भी देंगे ताकि मैं भूखा मरूं। यहाँ थोड़ा सा कम है, बेहतर हो सकता है, अमेरिका में और किस्म का है। बट अगेन दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द स्टेट एक्टिविटीज वेलफेयर। अब बात यहाँ आती है कि हर ऑर्गेनाइजेशन ने, स्टेट ने एक अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई है। कनाडा का स्टैटकैन है, USA का है, US ब्यूरो ऑफ पॉपुलेशन है, सेंसस, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, इंडिया का उन्होंने एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, वो उनकी अपनी हुई है। हमारा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स।
अब काम इनका जो क्रिटिकल काम है वो ये है कि जी आपने कितने बंदों का ध्यान रखना है। मुझे पता तो चले ना कि जी मैंने कितने, अगर मैं स्टेट हूं तो मुझे पता तो चले ना कि यार मैंने कितने बंदों का ध्यान रखना है। सपोजिंग यहाँ बैठे हुए हैं, अफंदी साहब मुझे कहते हैं कि जी अभी हम चलें दोपहर को आपको खाना खिलाएं। पहली बात होगी जी कितने बंदे हैं, जी हम ये 10 बंदे बैठे, फाइन। जब लोगों को बाहर पता चलेगा लो जी फंदी साहब खाना खिला रहे हैं कि तबरक है, वो और भी आ जाएंगे। अब वो प्रोजेक्शन आ जाएगी और कितने आ सकते हैं, वो प्रोजेक्शन का देखना है। काम फंदी साहब का है, इन्होंने अब बंदोबस्त करना है भाई कितने बंदों के लिए मैं खाना बनाऊं। ये तो हो गया। फिर ये देखेंगे यार फ्रिज में कितना खाना पड़ा है। फिर ये देखेंगे कि अच्छा फ्रिज में तो इतना खाना बना है, 4 बंदों का खाना फ्रिज में पड़ा है, मुझे 6 या 7 बंदों का मंगवाना पड़ेगा। फिर ये जाफरी साहब ही कहेंगे कि सर मैंने 6 बंदों का खाना बनाना है, मैं उनको कह चुका हूँ, तो आप डू यू अप्रूव, ये यस और नो करेंगे। लेट्स से ही सेज यस। अब फिर जाफरी साहब से बात आ जाती है कि ये पैसे जेब में इनके पास हैं कि बैंक से निकलवाएंगे कि दफ्तर से लेंगे कि बाहर जो इनका दोस्त बैठा है अमेरिका में उसे कहेंगे कि यार मुझे ये $50 भेज दो। आई डोंट नो। सो दिस इज व्हाट द स्टेट डज, कि सबसे पहले तो उसे ये पता हो कि जी मैंने कितने बंदों का ध्यान रखना है जो कि मेरी बाउंड्री के अंदर है उनके। और वो बंदे, मैं सिटीजन्स की नहीं बात कर रहा, मैं बंदों की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आपको सबको पता है 3 मिलियन अफगानी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे हैं। जितनी मर्जी हमने कोशिश कर ले, कितने को हमने वापस किए, 1 लाख वापस किए हैं। वो फिर 2 महीने बाद फिर वापस आ जाते हैं, पर ठीक है वो तो दैट्स डिफरेंट इशू। बट उनका भी तो हमने खाने का बंदोबस्त करना है। अब खाना तो एक एग्जाम्पल हो गया ना, हम तो एक छोटी सी एग्जाम्पल इस कमरे की दे रहे हैं कि जी क्या क्या उसमें इश्यूज इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें बंदोबस्त हो जाता है कि जी चलो इन्होंने पैसे अप्रूव भी कर दिए, तो फिर खाना आना कहाँ से है, सॉल्ट एंड पेपर से आना है कि सरीना से आना है, आई डोंट नो। फिर वो इशू आ जाएगा बजट का कि ये बजट में पैसे हैं कि नहीं है, कि ये मुझे फॉरेन फंडिंग चाहिए, मुझे उधार चाहिए, कि मेरे पास अपने पास पैसे हैं, कि यहाँ मैं कहता हूँ कि लो जी ये मैं बेच देता हूँ तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे, अपना मैं सरमाया बेच, इट कुड बी एनीथिंग। ये तो उसकी फाइनेंसिंग की बात आ गई ना। तो स्टेट का भी यही हाल है। अब वो 3 मिलियन जो हमसे अफगानी हैं वो भी यहाँ बैठे हैं, यहाँ जो अफगानी के साथ हम अपने बंदे हैं, अपने बंदों पे मैंने देखना है कि मेरे बंदे कितने हैं यार, मेरे तो 1 साल में पैदा भी तो होने हैं ना। माशाल्लाह हम वी ग्रो एट 2.55% पर एनम। अगर 100 बंदा है तो 100 और 2.5 बच्चे साल के अंदर हो जाएंगे। 100 बंदे में 24 करोड़ का लगा लो। अब वहाँ वो प्रोजेक्शन आ जाएंगे, क्योंकि मैंने तो थ्रू आउट द ईयर बंदोबस्त करना है। सो ये काम फिर आगे स्टेट करती है कि जी पॉपुलेशन, और इस पे फिर जो पॉपुलेशन जब उसने, ये हमारा पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स जब ये एस्टिमेट करती है पॉपुलेशन, तो फिर आगे देखते हैं कि यार इन बंदों को हमने खाना तो देना है। अब मेरे पास रिसोर्सेज क्या हैं, तो नाउ वी आर कमिंग बैक टू रिसोर्सेज। इस कमरे में आप ये कर सकते हैं कि जी आप 10 रोटियां मंगवा लें, फाइन है, हर एक बंदे को 1 रोटी आ जाएगी। सपोजिंग 5 बंदे और आ जाते हैं, फिर तो रोटी कम हो जाएगी। अगर 5 बंदे आने के बजाय 5 बंदे यहां से उठ के चले जाते हैं, तो हम सबको जो बाकी 5 रह जाएंगे उनको 2-2 रोटियां आ जाएंगी। ये भी हो सकता है कि ये एक बंदा बाहर काम कर रहा है, वो पैसे कमा रहा है, उसे अच्छी एक दिहाड़ी लगी है, वो ले आता है, कहते जी मेरे पास पैसे हैं मैं रोटियां और ले आता हूँ। 10 बंदे बैठे हैं,
और 10 रोटियां हैं और वो 5 रोटियां और ले आता है, इन्हीं 10 बंदों को एक्स्ट्रा मिल गए। सो नाउ वी कम टू कि जी रिसोर्सेज क्या हैं और स्टेट के रिसोर्सेज कैसे मेजर करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी सुना हुआ है, सबने सुना हुआ है। और जीडीपी का अगर आम फहम में बात की जाए कि वो ये है कि एक साल में मुल्क में कितनी दौलत एडिशनल पैदा हुई। दौलत कैसे पैदा हो रही है? गंदम उग रही है, चावल उग रहे हैं, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उससे जो नेशनल वेल्थ है दैट इज ग्रोइंग। तो अगर मेरे पास जीडीपी ग्रो कर रही है बाय अ सर्टेन नंबर, तो मेरे पास उतनी ज़्यादा रोटियां हो जाएंगी टू डिस्ट्रीब्यूट। बंदे हम 10 ही रख रहे हैं, रोटियां हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगी। फर्ज है महाल कि मेरी जो सी पॉपुलेशन ग्रोथ है, और ये हम बात कर रहे हैं लेट्स से 0% ग्रोथ की, क्योंकि 10 बंदे ही हैं। अब वो 2% 2.5% पे जिस पे हम ग्रो कर रहे हैं पॉपुलेशन, उसकी बात करो तो आपको उतनी ज़्यादा कम अज़ कम आपकी जीडीपी शुड ग्रो बाय 2.5% जस्ट टू रिमेन वेयर यू आर। आप इम्प्रूवमेंट की नहीं हम बात कर रहे हैं, हम वो एक रोटी की बात कर रहे हैं जो खा के मैं आधा भूखा रहूँगा, आधा गुजारा कर लूँगा। और जो अगर बच्चों को मैं आधी रोटी या एक रोटी खिलाऊंगा तो वो भी स्टंटेड होंगे, उनकी भी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड होगी, क्योंकि उनको भूख से पूरा खाना नहीं मिला। कॉमन सेंस की बात है भैया, किसी चीज़ को आप नहीं पूरा खाना दे रहे तो वो इसी तरह ही होगा। सो वंस यू अंडरस्टैंड दैट कि यार ये जीडीपी का ग्रोथ जो चाहिए, ये अगर हम उतने पे ही रखते हैं जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो हम वहीं के वहीं रहेंगे। तो आप क्या कर सकते हो? दो ही काम है कि जीडीपी ऊपर होती है, न्यूमरेटर होती है, डिनोमिनेटर इज द पॉपुलेशन, कि जी कितनी रोटियां हैं जो कि हमने बांटनी है। उसमें दो ही बातें आ जाती हैं कि यहाँ पॉपुलेशन कम करो, मैं 5 पे आ गया हूँ तो रोटियां हर एक को 2 मिल गई हैं, या मैं रोटियां 10 के बजाय 20 कर लूँ, पॉपुलेशन वही रहने दूँ, तो मुझे हर एक को बंदे को 2 रोटियां आ जाएंगी। इसीलिए सारे लोग ये कहते हैं कि जी पॉपुलेशन वेलफेयर प्रोग्राम विच आर पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम, कि जी इनको कंट्रोल करो। इंदिरा गांधी ने थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेप ले लिया था कि जी उसने ज़बरदस्ती उनको बंदों को करना शुरू कर दिया था, उनके ऑपरेशंस करने शुरू कर दिए थे कि जी बच्ची ना पैदा करें। इंडोनेशिया हैज़ हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन पॉपुलेशन कंट्रोल। उन्होंने इनको मौलवियों को मस्जिदों में उनको शामिल साथ किया इस एक्टिविटी में। बांग्लादेश ने किया है, उनका बहुत इफेक्टिव है पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम। सो सारी दुनिया में पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम आर इम्प्लीमेंटेड, एक्सेप्ट पाकिस्तान में तो हमारा वो लिप सर्विस है। और अगर आपने देखना है उसमें इंपॉर्टेंस हमारी क्या है, तो जस्ट टेक अ लुक एट द बजट, बिल्कुल मिनिमल सा हमने उस पर आउटले किया हुआ है। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि स्टेट जो चाहिए उसने सिर्फ रोटी नहीं देनी, रोटी का बंदोबस्त नहीं करना है, उसने गंदम इंपोर्ट करके उसने रिजर्व रखनी है ना, वो तो सिर्फ रोटी की होगी बात। उसने स्कूल भी देने हैं, हॉस्पिटल्स भी देने हैं, उसने ट्रांसपोर्टेशन भी देनी है, जहाज़ों का बंदोबस्त भी करना है कि किसी ने सैर सपाटा करने जाना है, उसने पैसों का बंदोबस्त करना है, नौकरी का बंदोबस्त करना है, सारा कुछ वो स्टेट ने बंदोबस्त करना है। और ये हिसाब लगा लें कि 2.5% ग्रोथ पे विद इन द नेक्स्ट 21 ईयर्स 22 ईयर्स हमारी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी एट 2.55% ग्रोथ। अब जितने हम बंदे बैठे हैं, आप ये समझ लें कि जी इस कमरे में अगर अब 10 बंदे बैठे हैं तो 20 बंदे आ जाएंगे विदाउट एडिशनल रिसोर्सेज। रोटियां वही 10 ही हैं। तो
इनको जो सर जब हम कह रहे हैं कि जी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड विल बी डबल, द स्टूडेंट्स विल बी डबल, जो आउट ऑफ जॉब हैं वो डबल हो जाएंगे, जो पढ़े लिखे आउट ऑफ जॉब है वो डबल हो जाएंगे, कॉलेजेस में मरीज डबल हो जाएंगे, जो चोर डाकू हैं वो भी डबल हो जाएंगे या उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये सारा कुछ जब आप देखते हैं, आपका हाउसिंग आपको चाहिए होगी। अभी भी जब आप लाहौर जाते हैं तो इस्लामाबाद से शुरू होकर लाहौर तक दोनों साइडों पे हाउसिंग कॉलोनीज बन रही हैं। वो क्यों बन रही हैं? इस्लामाबाद की पॉपुलेशन 500,000 थी, अब वो 3 मिलियन के करीब करीब पॉपुलेशन बन गई। क्यों बन रही है? जो पॉपुलेशन फिर आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ, पॉपुलेशन नंबर्स हैं। तो ये जब सारा आप सिनारियो देखते हैं, दिस इज हैज टू बी व्यूड इन द लाइट of numbers and statistics which are brought together by the Pakistan Bureau of Statistics या official statistics हम कहते हैं। इस पे जाहिर है हम IMF के प्रोग्राम के साथ हैं, वो भी आके हमारे साथ डिस्कस करते हैं, सारा कुछ करते रहे हैं। 2018 तक मैं उनके साथ इन्वॉल्व था, तो ये सारा कुछ उनके साथ। So as far as the Pakistan Bureau of Statistics के systems are concerned, they are sound. अब हम सिर्फ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन सेंसस हमने 2017 में करवाया, मैंने करवाया है, वो चीफ सेंसस कमिश्नर। उसमें ये देखें कि आपको पता है, लोगों को भी पता है कि आप ये देखें कि जब आप नंबर्स देखते हैं तो फिर आप उसमें खुद ही आपको नजर आता है कि यार ये हो क्या है, पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, ओवरऑल पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है। ओवरऑल पॉपुलेशन, अब उसमें भी कॉमन सी बात है कि जी हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर हो रही हैं हमारी। पहले तो एवरेज लाइफ स्पैन होती थी वो 50 ईयर्स के, जी 45-50 ईयर्स के करीब, अभी हम चले गए हैं 60 के करीब करीब। अगर आप टोटल देखें ना, टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स देखें, लाइव बर्थ्स देखें, और तो दैट इज ऑल्सो एडिंग कि हम जैसे बाबे अब ज़्यादा जिंदा रह रहे हैं, वेरी फ्रैंकली, बिकॉज एवरेज एज से हम दोनों जो से वी आर 70+, और शुक्र है लगा। बट वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, जो पॉपुलेशन, जो बंदों ने यहाँ से पॉपुलेशन से निकल जाना था वो नहीं निकल रहे। जो नए आने वाले हैं वो हेल्थ फैसिलिटी की वजह से वो अब कम मर रहे हैं, बच्चे जो से लाइव बर्थ ज़्यादा हो रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये डेटा भी कहाँ से आना है? ये भी स्टेटिस्टिक्स ने लेके आना है। तो ये कमिंग बैक कि जी IMF के साथ हमारी बहुत मीटिंग्स हुई हैं, और ये जाफी साहब के सवाल पे और इनके क्वेरी पे मैं कमिंग बैक कि जो दुनिया के स्टैंडर्ड्स हैं, दी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉलोज दो स्टैंडर्ड्स, और हमारे जो से नंबर्स हैं दे आर एक्सेप्टेड। ऐसी बात नहीं है, दे आर एक्सेप्टेड बाय द IMF, दे आर एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक। अब मैं आप कहते हैं तो आपके साथ एक और भी इंसिडेंट मैं शेयर कर देता हूँ कि पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स में हम ये करते थे कि एवरी मंथ, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, पिछले महीने की प्राइस स्टैटिस्टिक्स दे देते थे कि इन्फ्लेशन कितनी, आइटम वाइज दे देते थे कि और प्रोडक्ट वाइज, कमोडिटी वाइज कि जी ये। और वो मैंने वहाँ काम शुरू किया था कि जी 1 तारीख को 11 बजे सब प्रेस वालों को इनवाइट करते थे कि जी आ जाए। वो आ जाते थे, बैठ के उनको वो पर्चा देते थे वो, एंड वी वुड हैव अ डिस्कशन होता है। पहली मीटिंग में वो प्रेस वाले एक दोस्त कहने लगा, सर ये सारा झूठ है, ये तो खुद बना के ले आते हैं। सर फाइन, आई एग्री विद यू, बट लेट्स नॉट हैव एन इमोटिव आउटबर्स्ट, लेट्स हैव अ डिस्कशन। डिस्कशन का आप ये मुझे बताएं कि क्या आप लेके आते हैं सौदा, घर का सौदे की बात हो रही थी कि यार घी क्या भाव है, गोश्त क्या भाव है, मटन क्या भाव है, बीफ क्या भाव है, चीनी किस तरह मिल रही है, सब्जी किस तरह मिल रही है, आलू किधर से मिल रहे हैं और क्या भाव मिल रहे हैं। बट
एवरीडे यूज की चीज़ें। तो मैंने कहा यार आपका ऑब्जेक्शन हमने नोट कर लिया, अब नेक्स्ट टाइम आपके घर में जो भी लेके आता है ये लिस्ट ले लें, आपके पास है, इसके बारे में ज़रा पता करके बताएं विद वन कैवियाट कि इस्लामाबाद की हम एवरेज मार्केट लेते हैं, हम जुम्मा बाज़ार नहीं लेते, हम कोसार मार्केट नहीं लेते, और हम कोई बिल्कुल वो बनी में जाके तो वहाँ से उसका नहीं लेते, हम जो एवरेज मार्केट्स हैं उसमें हम प्राइसेस जाके हमारे बंदे लेते हैं। तो हम चले गए। अगले महीने जब इस तरह की मीटिंग हुई तो दो बंदे थे जो दो प्रेस रिपोर्टर्स थे, वो आए और उन्होंने वही शुरू, नहीं जी नहीं ये आपका सारा बकवास है, सारा रबिश। फाइन, मेरे बोलने से पहले उसके अपने साथी ही बोल पड़े और नहीं जी नहीं हमने चेक कर लिया। दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपन। जब उनको मैंने पैरामीटर्स बताए कि कोसार जाके मार्केट नहीं चेक करनी है और वो जाके उधर अपने तलामड़ी में जाके मार्केट नहीं चेक करनी, चेक मेन मार्केट, एवरेज क्वालिटी लेनी है। अब ये मैं कहूँगी कि मैंने बीफ लिया है तो मुझे वो बगैर हड्डी के व्हील मिला है लेट्स से 1500 रुपये, दैट इज नॉट ऑन। तो ये हमने ये इंसिडेंट बताने का मकसद ये है कि जो जब अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स वर हैप्पी, ये जो प्रेस रिपोर्टर्स प्रेस वर हैप्पी, दैट मीन्स कि उन्होंने को काम ठीक कर रहे थे, वो काम कर रहे थे। इसी तरह नेशनल अकाउंट्स के बारे में जीडीपी की कैलकुलेशन होती है। अब जीडीपी के नंबर्स हम शेयर करते हैं विद द IMF, विद द वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, और पब्लिक होते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और जीडीपी के नंबर्स जो से हैं वो आपको जाफरी साहब को तो पता है कि जी उसके एक नहीं 3 इटरेशन होती हैं। पहला जीडीपी का नंबर हम देते हैं मार्च में बेस्ड ऑन 9 months डेटा, 3 months प्रोजेक्शन हम वो बना के दे देते हैं फाइनेंस वालों को, प्लानिंग वालों को, क्योंकि उन्होंने उस पर बजट अपना बनाना होता है। उसके बाद जब हमारे पास अक्टूबर नवंबर में हमारे पास पूरा डेटा आ जाता है तो हम एक नया बना लेते हैं, which is called the revised। तो अगर आप इसके स्टैटिस्टिक्स के वेबसाइट पे चले और जीडीपी का नंबर्स देखें तो उसमें आता है इंटरम, रिवाइज, और फिर 1 साल बाद जब हमारे पास सारा डेटा आ जाता है तो हम उसे कहते हैं जी फाइनल नंबर। वेरिएशन होती है उसमें थोड़ी सी, क्योंकि पहले में आप 9 महीने का है एक्चुअल डेटा, 3 महीने का कुछ भी हो सकता है, जंग भी लग सकती है, दोस्ती भी हो सकती है, एडिशनल रिसोर्सेज भी आ सकते हैं, हमारा क्रॉप बहुत अच्छा हो सकता है, फ्लड आ सकते हैं, क्रॉप खराब हो सकता है, यू नेम इट, कुछ भी हो सकता है। सो जो हमारा डेटा है दिस इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब 9 महीने का डेटा लेते हैं तो फिर वो साल क्यों लगता है। अब मैं ये शेयर करना चाहूँगा आपके व्यूअर्स के साथ कि जी मैंने कोशिश कर ली थी कि हम सेंसस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो करवाएं, काफ़ी देर से नहीं हुआ था, 8-10 साल हो गए थे। सारों को जितने भी इंडस्ट्री थे हमारे रजिस्टर में, हमारे पास रजिस्टर, हमें पता था कि जी फलानी जगह इंडस्ट्री लगी है, उनको हमने क्वेश्चनर्स भेजे, प्रोविंशियल इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के जरिए से क्वेश्चनर्स भेजे। पंजाब वालों ने तो फिर थोड़ा बहुत रिस्पांस कर दिया, सिंध वालों ने दे रिफ्यूज्ड। प्रैक्टिकल इशू है, कहते हैं जी हम ये आपको भर के देंगे, शाम से पहले ये डेटा लीक हो जाएगा और हमारे पास भत्ते की पर्ची आ जाएगी कि जी आप तो हमें नहीं पता था, आपके पास तो 100 एम्प्लॉइज हैं, दैट मीन्स कि आपने इतने पैसे हैं। अब मुझे बताएं कि इस हालत में हाउ कैन आई हैव सॉलिड डेटा। अभी भी जो इंडस्ट्री का डेटा है वो हमारे पास अबाउट 70-75% होता है। ये मैं कोई सीक्रेट नहीं बता रहा, दिस इज नोन टू ऑल द स्टैटिस्टिशियंस, जाफरी साहब को पता होगा, सब जो
आप इकोनॉमिक्स में, और बाकी हम फिर आगे प्रोजेक्ट करते हैं। सिमिलरली जो हमारा बाकी सर्विस का डेटा है उसमें भी हम देखते हैं कि ये सर्विस किस तरह चल रही है, मगर उसमें भी हमारे कुछ गैप्स आते हैं। अब ये जो सी जगह है यहाँ हम फिर आके प्रोजेक्शंस, जो हमारा एक स्टेटिस्टिकल एक टूल है वो प्रोजेक्शंस आता है, उसमें वी कैन यूज़ जो मॉडर्न मेथड्स हैं, कंप्यूटर मेथड्स हैं, वो सारा कुछ है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जी वी इन BPS हम पूरी कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा रोबस्ट डेटा हो हमारे पास वो हो, जो आपको कहेगा कि लो जी वो फाइनेंस मिनिस्टर इन्फ्लुएंस करता है, वो ऐसी बात नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर इन्फ्लुएंस करता भी है तो दैट इज़ ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 months 5 months। जब मैंने रिवाइज लेके आने, रिवाइज का तो एक्चुअल आ गया। अब पंजाब में अगर गंदम अच्छी हुई है या सिंध में अच्छी हुई है तो मैं तो पंजाब गवर्नमेंट वालों के साथ बैठ के उनसे उनका डेटा लिया, उनके साथ कर लिया। तो कोशिश ये करते हैं कि हमारा डेटा जितना रोबस्ट हो सके उतना करते हैं, बिल्कुल पूरी कोशिश होती है। एंड दिस, बट जब हम ये नंबर्स देते हैं तो द इश्यू विच देन कम कि जो डेटा देख रहा है, अनलेस एंड अनटिल मैं उसकी जो पैरामीटर्स है वो चेंज कर दूँ। मैं बात एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि अगर मैंने ये ऐनक पहनी हुई है तो मैंने एक चीज़ देख रहा हूँ और फिर अगले साल मैं इसी ऐनक से मैं दूसरी चीज़ देख रहा हूँ, तो आई शुड लुक एट द ट्रेंड कि यार ये जा किधर है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वहीं है, स्टैटिक है, कितनी ग्रोथ है, कितनी डिक्लाइन है, क्या है, वो क्या है। आई शुड बी मोर इंटरेस्टेड इन ट्रेंड। अगर मैं ऐनक चेंज कर लूँ कि मुझे अब डिफरेंट चीज़ नज़र आ रही है, मोटी ऐनक, कमजी बारीक ऐनक लगा ली है, मैं कुछ कर लें, तो फिर तो आप कह सकते हैं। तो अगर आप कोई अब ये डेटा आप देख रहे हैं नेशनल अकाउंट्स का, फॉर एग्जांपल हमने 2015-16 में इसका बेस चेंज किया था। बेस चेंज करना इसलिए होता है कि जैसे पिछला था 1998 का बेस था, तो उससे लेके अब तक, अब मिनरल वाटर 1998 में तो मिनरल वाटर को पीता ही नहीं था, वो कहते थे ये क्या बात है, वो नलके से मुंह लगाया पानी पी लिया, टैप खोला पी लिया, तो वो मिनरल वाटर के बगैर पानी कोई नहीं पीता। गांव में भी शादी पे चले जाओ तो वहाँ भी मिनरल वाटर पड़ा होता है। तो मगर दैट वाज नॉट बीइंग अकाउंटेड फॉर इन द प्रीवियस बेस। हमने वो फिर सारी चीज़ें जो नई मॉडर्न टेलीफोन आ गए हैं, हर के जेब में टेलीफोन है, उसका एक खर्चा आ गया। फिर एक और नई चीज़ जो हुई थी इन 15-20 सालों में, 22 साल 17-18 सालों में, वो ये था कि फूड आउटसाइड होम, आप बाहर घर से बाहर आते हैं, यहाँ खाना खाते हैं, इसका एक्सपेंडिचर नहीं काउंट हो रहा था, तो इसका भी तो एक, तो इस किस्म की चीज़ें जब हमने सारी शामिल की तो फिर हमने ये नया पैसा, दिस इज़ अगेन एन इंटरनेशनल प्रैक्टिस, कोई हम ये नहीं कर रहे थे कि हमने पास से किया था। और जिस बेसिस पे हमने किया वो हमारे पास जो हमारी अपनी पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की एक पब्लिकेशन है जो हम सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स कहते हैं, विच फॉलोज द SMA ऑफ 2008 एंड 2015 और 2012 और 14 है, जो यूनाइटेड नेशंस ने उन्होंने पब्लिश की हुई है। तो हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हमने फिर ये सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, पाकिस्तान सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स है, वो किताब इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, वो आप भी देख लेते हैं, उसमें सारा डिटेल दी हुई है कि हम नेशनल अकाउंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो बात ये है कि 2015 से पहले हम दूसरे तरीके से कर रहे थे, उसमें कुछ और आइटम्स थे, कुछ निकाल दिए थे, मगर 2015 से ऑनवर्ड्स, सो आप अगर उन दोनों को कंपेयर करेंगे, कुछ साल हम उनको पैरेलल रन करते हैं, बट आपने अगर देखना है तो देन यू हैव टू लुक एट द ट्रेंड्स, व्हाट आर द ट्रेंड्स, एंड देन यू कैन place your and base your decisions on that policy decision. पॉपुलेशन में भी इसी तरह अगर आप देखें तो ये कुछ मेरे पास नंबर्स हैं। अब
फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान में ग्रोथ रेट इज 3.2% अभी ये जो सेंसस हुआ है। इस्लामाबाद की तो समझ आती है कि जी बाहर से आ रहे हैं बंदे। नेशनल इज 2.55%। बलूचिस्तान में क्या हुआ है कि 3.20%। किधर से आ गए बंदे? पॉपुलेशन ठीक काउंट हुई है कि नहीं हुई? समथिंग इज अमिस। अब यहाँ आप ये ट्रेंड देखें कि जी पहले तो इसका पॉपुलेशन था 2.47 था, अभी क्या हो गया? वहां से अफगानी तो नहीं आए, इस पीरियड में अफगानी तो नहीं आए। अब प्रॉब्लम ये है वहाँ, बिकॉज इट इज अ डिस्टर्ब्ड एरिया, जो बंदा जाके वहां लिखवा रहा है तो लिख रहे हैं। व्हाट डू यू डू हियर? देन यू, हमने हाई टेक टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, सैटेलाइट इमेजिंग डेटा भी लिया, उससे देखते हैं कि जी आपकी ग्राउंड पे घर कितने हैं। जो हमारा डेटा था, मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, जो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, सब का ये जो बिल्ट अप एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, उनमें भी सारा जो डेटा था वो मैच करता था विद दी सैटेलाइट इमेजरी। वो यूएस ब्यूरो सेंसस का उनका एक सॉफ्टवेयर है, सैटेलाइट से इमेज लेता है, क्या इमेजेस तो हैं उनके पास सारे। तो वहाँ से वो बताता है कि ये इतना बड़ा घर है, इसमें कितने बंदे पॉसिबली रह सकते हैं। चेकिंग की बात है, सारे तीनों प्रोविंसेस का डेटा ठीक है, सिर्फ उसका नहीं ठीक बलूचिस्तान का। कुछ अभी क्या हुआ है, उन्होंने जब सारा चेक किया तो पता चला कि वहाँ दे आर अनएबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल लैंड एंड मड हाउसेस। ऊपर से सैटेलाइट से वो मड हाउस भी उनको मड ही नजर आ रहा है कि ये तो जमीन है, यहाँ तो बिल्डिंग भी नजर आ रही है ना। उन्होंने देख लिया कि लो जी ये 4 स्टोरी बिल्डिंग है, इसमें इतना कवर्ड एरिया है, सो सो को वहाँ वो नहीं आ रहा। सो टेक्नोलॉजी भी वहाँ फेल होगी। बट अगेन हमारा लो एंड टेक्नोलॉजी भी है कि लास्ट टाइम हमने जब सेंसस किया था तो आउट ऑफ 34 मिलियन हाउस होल्ड हमने हर एक का आईडी कार्ड लिया और 8 मिलियन बंदों का हमने आईडी कार्ड पिंग किया नादरा के साथ, और उनसे पूछा कि जी आसिफ बाजवा ने कहा है कि ये मेरे 8 बच्चे हैं, इसके 8 बच्चे हैं, और ये कह रहा है 2 बीवी हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, इसके तो 3 बच्चे हैं, 1 बीवी है। तो वो एक वेरिफिकेशन प्रोसेस भी था, बट नॉट एवरीबडी, बट हमने ये किया। उसमें ऐसे भी इंस्टेंसेस आए कि एक बंदे का पता चल गया कि इसकी तो 1 बीवी और दूसरे मोहल्ले में इसने रखी हुई है, तो वहाँ भी झगड़े पड़े थे। खैर वो तो उसमें इस तरह ये भी पता चला था कि एक बंदे के 62 बच्चे बलूचिस्तान में, और वो कह रहा था कि मैं अभी शी वॉज ऑन टू हिज 6th वाइफ, 2 मर गई हुई थी और क्यों तैयारी करती। तो वो 4 बीवियाँ थी। उससे पूछा कि बच्चों के नाम बताओ, तो कह लगा नाम नहीं मुझे याद, मगर मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये मेरा बच्चे कौन से हैं। और उसे कहा जी हर बात कर, वो कहता नहीं ये तो अल्लाह की देन है। ठीक। सो ये अच्छा, फिर पॉपुलेशन में लास्ट टाइम एक और इशू आया था। इशू ये था कि सिंध वाले कहते थे, हमने जो पहले बात की थी ना कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, एक इशू बलूचिस्तान में आया था कि बलूचिस्तान में वो सीएम के पास गए तो हमने उन्हें कहा कि जनाब आपके उस जमाने में कुछ 24 जिले हैं, ये आपके 24 जिले हैं। तो नाराज हो गए, कहने के नहीं मेरे तो 23 जिले हैं। एक जिला मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो कहने लगे ये तो जिला ही नहीं है, हमने डीसी नहीं अपॉइंट किया, हमने भी वहाँ को काम ही नहीं शुरू किया। हमने कहा जी नहीं आपकी नोटिफिकेशन है। सो वी फॉलोड दैट नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की थी। उन्हें कहा जी आप इसे कैंसिल कर दें नोटिफिकेशन को, कहते वो नहीं हम कर सकते, हमारा
पॉलिटिकल कंसिडरेशन से बना था, तो ठीक। सिंध वाले नाराज। आफ्टर द इलेक्शन सिंध के सेनेटर्स और एमपीएस की टीम आई हमारे पास कि जी आपने ये गलत किया। क्यों गलत किया? कि जी पंजाब लाहौर डिवीजन की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है और कराची की पॉपुलेशन आपने पूरी नहीं दिखाई, ठीक है। फिर उनको समझाया, और ये सेनेटर्स थे, 3 सेनेटर्स और बाकी वो एमपीएस थे, उनको समझाया कि जनाब पंजाब वालों ने, पंजाब लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने द इंटायर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाहौर को अर्बन डिक्लेयर कर दिया। 2 यूनियन काउंसिल्स ऑफ कसूर, अगर आपको थोड़ा बहुत अगर लाहौर का पता है, दूदरबा विच इज द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, 2 यूनियन काउंसिल कसूर की और सारा का सारा जिला लाहौर उन्होंने कह दिया अर्बन है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2015 में कर दी। मैं कही उसकी पॉपुलेशन बढ़, अब अर्बन पॉपुलेशन ऑफ लाहौर वेंट अप वर्सेस कराची। कराची की बाउंड्री हैज नॉट बीन चेंज सिंस 1994 या 96। कराची के डायनामिक्स और हैं, अर्बन रूरल इज एमक्यूएम एंड पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी और वो जो चीज़ है वो एक दूसरे के अपना टर्फ नहीं छेड़ना चाह रहे, ठीक है। उन्हें कहा कि आप भी चेंज करा दें। पॉपुलेशन तो वही है जो आपके सामने गिनी है, और हमने हर एक बंदे को गिनी, या तो बताया ना हमको कोई एरिया रह गया है कुछ, सो हम वो लेते हैं जो कि एक्चुअल नोटिफाइड है जो पॉपुलेशन है, और वही हमने गिनी थी। अब ये जो से डेटा की बात आ गई। अच्छा, इसके अलावा अब पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को एक काम तो नहीं करता, वो कहते हैं, तो वो भी आपको मैं एक गिनवा देता हूँ कि वी डू चाइल्ड लेबर सर्वे, पॉपुलेशन सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस, फिर मौजा सेंसस, बिजनेस रजिस्टर बनाते हैं, एनर्जी एंड माइनिंग के स्टेटिस्टिक्स हैं, एक्सटर्नल ट्रेड स्टेटिस्टिक्स है, इंडस्ट्री के हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, क्वार्टरली इंडेक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग QIM बनाते हैं, लेबर फोर्स सर्वे करते हैं, नेशनल अकाउंट, नेशनल रीजनल क्वार्टरली एनुअल अकाउंट्स बनाते हैं, ये GDP के अकाउंट्स हैं। फिर पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट कि जी हर बंदा उसकी सोशल लेवल क्या है डेवलपमेंट का, पॉपुलेशन वेलफेयर स्टेटिस्टिक्स, प्राइस स्टेटिस्टिक्स जो हमने वीकली, मंथली और क्वार्टरली देते हैं, एनुअल देते हैं, सोशल स्टेटिस्टिक्स हैं, फिर इनकी क्लासिफिकेशंस करना है। तो ये जब सारा काम करते हैं हमें ये इशू आता है कि ये फलाना एरिया रह गया। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले, 4-5 साल पहले हमें डिमांड आई कि जी आप जो प्राइस स्टेटिस्टिक्स बनाते हैं वो आप रूरल अर्बन डिवाइड नहीं है। ये रिसर्चर्स ने हमें डिमांड की कि जी रूरल अर्बन नहीं आप बनाते, ये रूरल अर्बन बना देते। हमारा काम तो बढ़ गया, पर वी डिड दैट। सो जो हमें रिक्वायरमेंट आती है, फिर एक हमें किसी ने कहा कि ये हमारे ये टोबैको यूज सर्वे कर रहे हैं, टोबैको यूज सर्वे कर दिया। इनफैक्ट दैट वाज द फर्स्ट सर्वे वी डिड ऑन पाम पायलट, हैंड हेल्ड डिवाइसेस पे किया था। अभी ये सेंसस सारा इस पे कर लिया है। PBS हैज़ अ वेरी साउंड रोबस्ट डिजिटल सिस्टम, अपना हमारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, तो इस वक्त मेरे ख्याल हमारे से ज़्यादा बेहतर नादरा ही होना है अदरवाइज। और जो पिछला सेंसस था वो हमने ऑल्दो किया पेपर पे था, बट इट वाज ऑप्टिकल रीडर मशीन्स में डाल के, तो वहाँ से रीड करके, तो अगेन इट वाज सॉर्ट ऑफ अ सेमी ऑटोमेटेड प्रोसेस। तो इस्तेमाल हमें पता है सारे सिस्टम्स का, डिजिटल सिस्टम्स का, उन्हें कैसे इस्तेमाल करने हैं। एंड यू वुड बी अमेज्ड कि आप अगर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जाते हैं, जब मैं जाता था तो मैं और एक और बंदा होता था जिसने पतलून पहनी होती थी, बाकी सब ने शलवार कमीज पहनी होती थी। और जब आप जाते थे तो ये लगता था यार ये तो कोई ऐसी कमजोर सा दफ्तर है, कोई बाबू लोग नहीं है। Majority of the people have done their masters from abroad in statistics. Majority of the people, आप उनके हुलिये पे ना जाएं, बट ठीक है। तो
स्टेटिस्टिक्स में ये हमारे पास कैपेसिटी भी थी, या अभी भी है, डिजिटल भी है। तो ये तो एक हो गया जो आप बात कर रहे थे ना कि स्टेटिस्टिक्स के बारे में, और वो उनकी वेरासिटी और उनकी रोबस्टनेस ऑफ द डेटा। अब मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एरिया जो आपने मुझे कहा था उस पर आई वुड लाइक टू कम इन फॉर 5 minutes, दैट इज द IMF। कि IMF और पाकिस्तान का क्या लव हेट रिलेशनशिप है, हम क्या करते क्या। हम 1950 से हम उसके मेंबर हैं IMF के। वो क्लब है ना, एक तो बैंक है, वो हम उसके मेंबर हैं, हमने भी पैसे जमा कराए हैं, उतने हम उनसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। पहला प्रोग्राम हमारा 1958 में था IMF से। 24 प्रोग्राम इस वक्त हम कर चुके हैं, सिर्फ एक हमने ग्रेजुएट किया सक्सेसफुली। ये तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और जैसे आपको सबको पता है कि IMF इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। जब हम बिल्कुल ही भूखे हो जाए, कुछ भी ना, हमारे दोस्त भी हमें उधार देना ख़त्म कर दें, कोई नीचे वाला होटल वाला भी उधार देना बंद कर दे, और बाहर से भी दोस्त कहें कि ना भाई जाफरी साहब को हमने भी पैसे देने हैं, यही काम कर। दुबई, सऊदी अरेबिया, चाइना, एवरीबडी जब हाथ खड़ा कर लें तो देन वी गो टू IMF। IMF का जो सबसे बड़ा यूजेज है वो दैट इज नॉट द अमाउंट ऑफ मनी। वो 7 बिलियन, 8 बिलियन, 6 बिलियन मिल जाए, वो है दैट वंस वी आर ऑन अ प्रोग्राम इट गिव्स अस अ सील ऑफ गुड बिहेवियर। वो टफा लग जाता है, लो जी अब ये हम इसका ध्यान रख रहे हैं या बिहेव कर रहे हैं वी आर। और ये अपनी जो इकोनॉमी है वो इंसानों की तरह अब ये चला रहे हैं। क्योंकि जब हमारे पास बात होती है तो हम तो ये करते हैं ना कि जैसे आपको भी सर पता है, जुलाई 22 से लेकर दिसंबर 22 तक एक पीरियड है जब टोटल बैन था इंपोर्ट्स पे। दालें, टमाटर, प्याज पोर्ट पे उन्होंने रख दिया था कि नहीं हमने क्लियर करना की, हमारे पास पैसे नहीं थे। 2 बिलियन 2.5 बिलियन के हमारे नेशनल रिजर्व थे। उस पीरियड में 1.4 बिलियन डॉलर्स की गाड़ियां इंपोर्ट हुई थी, लग्जरी कार्स। उसमें लैंड क्रूजर्स थी, लेक्सेस, आउडीज, BMW। ये मेरे आपके लिए नहीं थी, ऑब्वियसली जो तगड़े हैं बंदे हैं उन्हीं के लिए थी ना। और अभी ये हालत ये है कि वो वेबसाइट है जिसमें पार्क व्हील्स की क्या नाम है उसका, उस पर जाके देखें, ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक रोल्स रॉयस इंपोर्ट हुई है अभी, जो कि ऐसे बजट 24 करोड़ की है। सो तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि फिर जब IMF आता है वो फिर हमें कहता है कि भाईजान, अब IMF कहता क्या है जब हम उनके साथ प्रोग्राम एग्री करते हैं, बट ये भी आपको क्लियर करता चलो कि whatever the IMF says we agree with that। हम नेगोशिएट करते हैं टेबल पे बैठ के। मैं 1995 से फाइनेंस में हूँ और 2010 में मैं फाइनेंस छोड़ा, और इसमें एक मेरा पीरियड भी था जब मैं IMF का बजट एडवाइज़र था इन सना टू द गवर्नमेंट ऑफ यमन। सो काफ़ी उनके साथ क्लोजली काम किया। ये हम उनके साथ नेगोशिएट करते हैं, वो आके कहते हैं कि जी ये आपने करना है, ये आप काम करें। हम ये कहते हैं कि जी ये काम हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। अब वो कहते क्या, व्हाट इज द बॉटम लाइन ऑफ IMF नेगोशिएशन? आपको ये कोई बंदा भी नहीं बताएगा। जितने भी सियाने बैठे हैं, आई मीन विद ड्यू अपॉलजी, सिंपल सी बात वो ये कहते हैं कि जितना आपके पास रिसोर्सेज हैं उतना खर्चा करो। कुछ नहीं और कहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट कम करो। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? द गैप बिटवीन योर इनकम एंड योर एक्सपेंडिचर, योर रिसोर्सेज एंड योर एक्सपेंडिचर। वो ये कहते हैं भाईजान ये आप कर लो। ये पूरा कैसे होगा? दो ही तरीकों से हो सकता है। अब मैं बात कर रहा हूँ, भले वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है,
Balance of payments is budget in dollars. Fiscal deficit is budget in rupees. वो ये कहते हैं कि जी दोनों साइडों पे जितना आपके पास इनकम है उतना खर्चा करो, और which is your fiscal deficit, उसमें अब हम बैठ के तरीका क्या है खर्चा कम करने का, या वो डेफिसिट कम करने का, या कमाओ या बचाओ, तीसरी बात नहीं है। बचाने का मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी है कि जी एक तरफ हम कड़की आई हुई है, भूखे हुए में दालें चावल नहीं मंगवा रहे, बिल्कुल नहीं मंगवा रहे, मगर गाड़ियां हमने 1.4 बिलियन डॉलर्स की, ये स्टेटेड है, एफबीआर ने जाके असेंबली में ये बयान दिया था कि 1.4 बिलियन डॉलर्स की गाड़ियां आई हैं। किन्होंने मंगवाई हैं, किन्होंने इजाज़त दी है, वो पर्दा नशीनों के नाम है, वो नाम हम नहीं ले सकते। भारत पाकिस्तान में यही होता है ना कि जो तगड़ा है उसका नाम नहीं लेना, और पब्लिक में से ही बंदों ने मंगवाई है ना, सरकार ने तो नहीं मंगवाई। सो इसमें आ जाता है या कमाओ या बचाओ। अब कमाने की हालत ये है, अब उसमें भी कहते हैं, जो आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एफबीआर ने एक ये सारे अर्बन एरियाज का एक सरकारी रेट डिटरमिन किया हुआ है कि जी इस रेट से आप अगर ट्रांसफर प्रॉपर्टी करते हैं तो ये रेट कम से कम ये रेट होगा। ये 22 की बात है मेरी, इसमें आपका उस वक्त था रेट, लेट्स से F6 F7 F8 में एक कनाल का रेट था कोई सरकारी रेट, वो 2 करोड़ जिस पे आपको टैक्स पड़ता था, 2 करोड़ था। उन्होंने उसको इंक्रीज करके 7 पे कर दिया, 7 करोड़ कर दिया कि ये 7 करोड़ टैक्स होगा। फाइन, दिसंबर की बात है, मुझे within 15 days that was held in abeyance। रिकॉर्डेड बात है, एफबीआर से पूछते हैं। अब ये गरीब आदमी है जिसने 7 करोड़ का प्लॉट लेना है, तो वो गरीब आदमी बेचारा, उसने विदिन 15 डेज वो खत्म हो गया। 3 महीने बाद दैट वाज टेकन बैक, जो 7 करोड़ था दैट वाज टेकन बैक, और इसकी प्राइस होगी 2.5 करोड़ से बढ़ के कुछ 4 करोड़ सरकारी। अब ये तो हालत ये है कि ये इतने तगड़े बंदे हैं, हम भूखे पड़ रहे हैं। जो अभी इस वक्त भी F6 F7 F8 में जो प्लॉट की सरकारी रेट है वो कोई 4 करोड़ है कि 5 करोड़ है, और वहाँ जो एक्चुअल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो 25 से 30 करोड़ की हो रही है। सरकार तो नहीं हमें टैक्स देना। दूसरी बात, आपको एक और भी इंसिडेंट आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इन 2012 चेयरमैन एफबीआर प्रपोजल लेके गया कैबिनेट के पास बजट में कि हम इंडिया वाला सिस्टम अडॉप्ट कर लें जमीन की वैल्यूएशन का, अर्बन प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन का। ठीक है, उनकी इंडिया में ये है कि मैं ये कहता हूं कि ये मेरी 100 रुपए की है, सरकार बैठी हुई है साथ कहती है नहीं यार ये 100 की नहीं है, ये तो कम, तुमने कम लिखी है। इनको ख्याल है कि मे बी ये 200 की है, ये मुझे 125 रुपया देंगे, 25% एक्स्ट्रा देंगे, ये कहेंगे ये तय होगी मेरी। ये प्रपोजल सारी की सारी अप्रूव हो के एफबीआर ने अप्रूव करके, मिनिस्टर ने अप्रूव करके, और बजट जिस दिन प्रेजेंट होता है उससे कोई 3 घंटे पहले प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट मीटिंग होती है जिसमें ये फाइनल रिव्यू होता है। उसमें इस आइटम पे आधा घंटा बहस है, और एक एमएनए साहब जो उस वक्त मिनिस्टर भी थे, अभी वो हार गए हैं, उन्होंने ये कहा कि लो जी
ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ प्रॉपर्टी डीलर बन जाए, ये एक्चुअल उनकी है। और ये आधा घंटा बहस के बाद प्राइम मिनिस्टर कहने लगे कि नहीं जी चलो रहने दो। ये इंडिया में ये है सिस्टम कि जी मैं ये जो वैल्यूएशन मैंने की उसको 25% दे के सरकार की होगी। And this proposal was shot down just hour or 2 hours before the budget presentation कि नहीं ये नहीं करना रहने। मेरे साहब भी कहता था चलो रहने। ये अर्बन प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन का केस है। That was given। अब मुझे बताएं कि जी आप कमाओगे कहाँ से? एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ना होने के बराबर है। जो टैक्स दे रहे हैं उनको तो आप निचोड़ रहे हो। अगले दिन एक जगह बैठा हुआ तो 3 यंगस्टर्स बैठे हुए थे तो कहने लगे ये बिटवीन द 3 of us हम हर महीने 15 लाख रुपया टैक्स देते हैं। यंगस्टर 5-5, 7-7 साल, 10-10 साल उनकी सर्विस थी तो कहते कि और मुझे कह रहे थे कि आप कुछ भी नहीं देते। मैंने सारी उम्र बहुत दी है, बट दैट्स एक्सेप्टेड। तो हम तो वो टैक्स देने के मैंने कमाना कहाँ से है? अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो एक्सपोर्ट वाले जो से बैठे हैं वहाँ कराची में एक्सपोर्ट करेंगे $100 की, वापस आता है $80, $20 उन्होंने बाहर ही रख लिए। एक्सपोर्ट अर्निंग्स बाहर रखी नहीं उन्होंने। और दिस इज एन इशू ऑफ PBS विद स्टेट बैंक एंड विद FBR कि जी ये हमारा डेटा नहीं मिलता कि FBR कह रहा है कि हमने 1000 की एक्सपोर्ट की है, स्टेट बैंक कहते हैं कि मेरे पास वो $800 आएगा। व्हाट डू यू डू? तो ये जब IMF आता है, IMF हमारे साथ बैठ के ये डिस्कस करता है कि भाईजान अब ये जो 10% आपका टैक्स टू GDP रेशियो है, इंडिया का 19% है। टैक्स टू GDP रेशियो ठीक करो। आप उसमें भी ये नंबर्स देखना थोड़ा थोड़ा, सिर्फ वेरी क्विकली ये नंबर्स मैंने लिखे हुए। हाँ, हमारा फिस्कल डेफिसिट है 7% ऑफ द GDP। टैक्स हमारी कलेक्शन है 9 ट्रिलियन, 9.4 ट्रिलियन। हमारा बजट है 12.4 ट्रिलियन, 12.5 ट्रिलियन बजट है हमारा इस साल का। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे के जो उनका हिस्सा दे के फेडरल गवर्नमेंट के पास रह जाता है 6.9 ट्रिलियन। बजट है हमारा हाँ, सो 12.4 ट्रिलियन हमारा रेवेन्यू। तो 9 हाँ जी, रेवेन्यू 9 ट्रिलियन है। रेवेन्यू जो टैक्स रेवेन्यू है वो है 9 ट्रिलियन। हाँ, अब मकसद ये है कि आप ये पूरा कहाँ से करोगे? टैक्स रेवेन्यू इज 9.4 ट्रिलियन। प्रोविंसेस को उसमें से आपने दे देना है 5 ट्रिलियन। आपके पास बच गया 6.9 ट्रिलियन। इसमें नॉन टैक्स भी डाल दिए, 2 ट्रिलियन वो है, 3 ट्रिलियन वो है। आपके पास बच गया 6.9 ट्रिलियन। बजट है आपका 14 का, क्योंकि बजट पुश हो रहा है फ्रॉम द एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर साइड देख लेते हैं क्या है। इंटरेस्ट पेमेंट्स, खाली इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हमने लोन्स लिए हुए हैं सारा कुछ है, वो 7.3 ट्रिलियन के हैं। 14 में से आधा हमारा बजट जा रहा है जो हमारी पिछली हरकतें थी उनके कॉस्ट की। 800 बिलियन पेंशन है, 1.8 हमने देना है फौज को। वो सिविल पेंशन, ये पेंशन्स में फौज का भी सिविल जो पेंशन है वो फौज की पेंशन भी शामिल है, सिविल और फौज दोनों शामिल है। जो प्रोविंसेस को हमने ग्रांट्स देनी है उनके हिस्से के अलावा वो 1.4 है। सब्सिडीज हमसे हमने देनी है, KESC को देनी है, डिस्कोस को देनी है, PIA को देनी है, स्टील मिल को देनी है, वो 1.4 ट्रिलियन है।
और जो रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट है, ये फेडरल गवर्नमेंट जितनी भी सारा काम कर रही है वो 700 बिलियन है। सो ये सारा कुछ आप करें तो इसमें जो डेवलपमेंट है वो 1 ट्रिलियन है, एक है। सो ये मैंने पूरा कहाँ से करना है? 14 मैंने पूरा करना है ना, मेरा बजट तो 14 का बना हुआ है। देन आई कम बैक टू माई ओरिजिनल, जब हमने जाफी साहब से दरखास्त की थी और इन्होंने मेहरबानी फरमाते हुए हमें खाना खिलाने की बात की थी कि ये पैसे कहाँ से आने हैं। अब पैसे जो उनसे मुझे चाहिए वो मुझे 7.5 ट्रिलियन चाहिए। 7.5 ट्रिलियन रुपीज इज रिक्वायर्ड जस्ट इन दिस ईयर। और ये किधर जाएगा? 7.5 ट्रिलियन ये डेट में ही जाएगा ना, जो मैंने पहले उधार लिया हुआ है उसी में ही ऐड ऑन होगा। और उधार मैं किधर से ले रहा हूँ? 2.7 ट्रिलियन मैं ले रहा हूँ बाहर से, उसमें वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, IMF, सऊदी अरेबिया, उनसे मैं मांग रहा हूँ। बैंक बोरोइंग जो कि मैं नेशनल सेविंग्स है बैंकों से ले रहा हूँ, टी बिल्स दे रहा हूँ, सारा कुछ जो यहाँ से लोकल बोरोइंग है रुपी में वो 2.8 ट्रिलियन है। अब ये सारा का सारा जो 2 बिलियन मैं नेशनल सेविंग से ले रहा हूँ, ये सारा का सारा 7.5 ट्रिलियन इज नाउ एडिंग टू माय डेट स्टॉक। अब आप मुझे बताएं कि इस बजट में से मैं क्या खाऊंगा, क्या नहाऊंगा, क्या निचोड़ूंगा यहाँ और जब ये डेट स्टॉक उसमें चला जाता है, अब ये एक साइकिल आ जाता है, तो लोग ये कहते हैं कि यार इतना अब हम बोरो कर रहे हैं, तो इसका फर्स्ट इम्पैक्ट क्या है? इन्फ्लेशन, जो कि पिछले दिनों 40% पे थी, अभी 30% कह रहे हैं कि सरकार कह रही थी 30% का, चलो मान लेते हैं 30% है। 30% इन्फ्लेशन में लोग क्या करेंगे? वो कहेंगे कि यार इसे किसी तरह बचा के, या मैं अगर तो मेरे पास पैसे बचते हैं, अव्वल तो किसी के पास होंगे ही नहीं, बिकॉज तनख्वाहें आर नॉट मैचिंग अप, नॉट कैचिंग अप। तो स्पेशली पेंशनर्स, मैं फाइनेंस में था तो एक किसी रिटायर्ड ऑफिसर की बेवा का टेलीफोन आया कि बेटा उस दफ़ा हमने कोई पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाई थी 5% करीब। तो वो उनके टेलीफोन पे आप मुझे कहने लगी, बेटा ये अब पेंशनर्स और विडोज क्या करें? इन्फ्लेशन आप खुद कहते हैं 9% है, 10% उस ज़माने में इतनी थी। मैं कि सरकार ये कहता, तो आपका मतलब है कि फिर हम जो विडोज है मर जाए? These were her words. तो बात ये है कि ये जब मैं डेट स्टॉक ऐड कर रहा हूँ तो फिर वो बंदे करते हैं कि यार कि मैं किसी तरह इसे सेव करूँ। सेव क्या करूँगा? मैं डॉलर लेके रख लूँ, मैं कोई एसेट बना लूँ, वो सोना ले लूँ, अगर कोई पैसे मेरे पास फालतू बचे हुए, क्योंकि घर भी तो मैंने बनाना है, इसके लिए आई डोंट वांट माय सेविंग्स टू लूज देयर वैल्यू, वो मैं उस पर कर लेता हूँ। डॉलर पे प्रेशर आ जाता है, बाहर वाले भी नहीं दे रहे, डॉलर पे प्रेशर आ गया, मेरी एक्सपोर्ट अर्निंग्स भी मेरी डाउन है, क्योंकि मैं इंपोर्ट कुछ नहीं कर रहा, रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर पा रहा, मैं एक्सपोर्ट में क्या करूँगा? फैक्ट्रीज मेरी लगी हुई हैं बट फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रही, मैं क्या करूँगा? तो फिर मैं यही होगा ना कि देन आई ट्राई टू हेज माई सेविंग्स। फिर हालत ये होगी कि फिर डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो 280 रुपये पे चला जाएगा। जब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो 280 पे मार्केट आ गया, तो फिर जब मैंने तेल मंगवाना है, अब मैं 27 मिलियन की एनर्जी इंपोर्ट्स है मेरी, ऑयल, गैस, LPG, LNG, डीजल, पेट्रोल, तो जब वो बढ़ जाएंगी, डॉलर बढ़ जाएगा तो उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। जब उनकी कीमतें बढ़ेगी तो बिजली की कीमत बढ़ जाएगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, सो दैट विल बी द फर्स्ट राउंड ऑफ इन्फ्लेशन। जब पेट्रोल और बिजली की कीमत बढ़ गई तो जो ये ट्रक वाला है उसने कीमतें अपनी बढ़ा देनी है, मेरी खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ जानी है, मेरी फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ जानी है। सो दैट विल बी द सेकंड राउंड ऑफ इन्फ्लेशन। सो वी आर
तो कमिंग बैक टू दी ओरिजिनल IMF की जो बात है वो ये कहते हैं कि यार जितना कर सकते हो करो, अपना खुद अपने उसके अंदर रहो। हम तो आपको सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जैसे अभी हमारे नेशनल रिजर्व है 8 बिलियन के इस वक्त, जून तक हमने 10 बिलियन का उधार वापस करना है, जो कि एग्रीड है। अगर नहीं करेंगे तो बैंकरप्सी हो जाएगी, हमारी जो बाहर एसेट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, लोग फिर यहाँ बलवा शुरू हो जाएगा, राइट शुरू हो जाएंगे, जैसे श्रीलंका में देखा था आपने। तो विद दैट पॉइंट इन माइंड फिर हम कहते हैं कि IMF आके बताए हमें क्या। IMF क्या कहता है कि यार ये जो आपके लल्ले के लल्ले हैं इनको खत्म करो। आपको जो गैस है, अब आपको पता है 1.7 ट्रिलियन की सर्कुलर डेट हो गया है इनका एनर्जी वालों का, सिर्फ एक है इलेक्ट्रिसिटी वालों, नहीं सॉरी 5.7 ट्रिलियन है बिजली वालों का सर्कुलर डेट, और 1.3 ट्रिलियन है गैस वालों का सर्कुलर डेट। वो कहते हैं कि जी इसे भी तो सर्विस करना है, जिनके पैसे कंपनीज के पैसे रखे हुए हैं वो कंपनी बंद हो रही हैं, अब उनके पैसे नहीं दे रहे। सो दे कम एंड वो कहते हैं कि जी आप जो सर्विसेज दे रहे हो कम से कम उसका एक उसकी कॉस्ट तो रिकवर करो, जिस वजह से फिर ये बिजली गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। मगर यहाँ भी जो देखने की बात है कि ये कीमतें आप बढ़ा रहे हो, अब ये नहीं कह रहे कि जी जो 12% या 15% गैस आपने UFG कर दिया है, विच इज कॉल्ड द अनआइडेंटिफाइड गैस, अनआइडेंटिफाइड फॉर गैस, कि जी वहाँ से कराची से गैस चली है या सुई गैस की जहाँ से फील्ड से चली है, लाहौर पहुँचते पहुँचते वो 15% गायब हो गई है। जो इलेक्ट्रिसिटी है आपकी 10% आर टेक्निकल लॉसेस, ट्रांसमिशन लॉसेस, एंड 20% आर अनकलेक्टेड बिल्स, जो कि हम दोस्तों यारों को उन्होंने दे दी भी है सर। और गैस का तो एक और इंसिडेंट है, अगेन रिपोर्टेड कि इन द ईयर 1998 तब तक ये अभी गैस थेफ्ट वाज नॉट अ क्राइम। 1998 तक गैस थेफ्ट वाज नॉट अ क्राइम। दाऊद हरकुलीज फर्टिलाइजर फैक्ट्री को डिटेक्ट हुआ वो गैस चोरी कर रहे पिछले 30 साल से, नीचे से शंख लगा के, उसके बाद फिर दिस बिकेम अ क्राइम, गैस थेफ्ट। सो बात तो वही आ जाती है कि हमने टैक्स हमने नहीं देने। अच्छा आप खर्चे की बात देख ले कि सब्सिडीज क्या है, ये काम नहीं करना, PIA काम नहीं करना, बड़े सियाने बंदे बैठे हैं, उनके जो बाकी एयरलाइंस के होते हैं पर एयरक्राफ्ट मेरे ख्याल 20 के 22 एम्प्लॉइज होते हैं, हमारे 200 एम्प्लॉइज हैं पर एयरक्राफ्ट। क्या करें, और वो सब्सिडी लेते हैं हमारे से। आप वो भी छोड़ें, अभी हमारा ये परसों CDWP हुई है, नई गवर्नमेंट आ रही है, वाई आर यू अप्रूविंग प्रोजेक्ट। तो मैं सेक्रेटरी प्लानिंग रहा हूँ, हमने एक स्टडी करवाई थी कि जितने भी इस वक्त हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं पोर्टफोलियो में, इनको कंप्लीट करने के लिए मुझे अगर जो करंट बजट है तो 1 ट्रिलियन का था, जितना भी है, कितने साल लगेंगे? 18 साल लगेंगे। विदाउट एडिंग न्यू प्रोजेक्ट्स टू द पोर्टफोलियो, सिर्फ पिछले प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए 18 साल लगेंगे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो यार होल्ड ऑन, नहीं है पैसे तो जहाँ आपको जरूरत है वो पहले पूरी करो। तो बात वही आ जाती है कि हमारा आउटलुक जो सा है ना वो अभी भी शहाना है कि ये बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। यार वो जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट ने बड़ी अच्छी बात की ना, वो कहने लगे कि मेरे पास जब मैंने ओथ भी नहीं लिया था तो मुझे आगे भी ये हमने गाड़ियाँ मंगवानी है, कुछ 16 के 20 गाड़ियाँ मंगवानी है, VX लैंड क्रूजर। कहते हैं कि ये क्यों मंगवानी है, गाड़ियाँ फ्लीट में हैं? कहते हाँ जी हैं। उनके पहिए हैं? हाँ जी है। वो चलती हैं? हाँ जी चलती हैं। कहते हैं वो क्यों नहीं इस्तेमाल करो, ये तो टैक्स पेयर पैसे हैं।
और कहते हैं कि इसी तरह मैंने उनको कहा कि जी ये जो मेरे मेयर्स आए उन्होंने भी कहा जी हमें भी BA चाहिए। वो कह रहे थे नहीं आप डबल कैबिन लो, टैक्स पेयर के पैसे हैं, और जो पैसे बचेंगे आप हर मार्केट में आप टॉयलेट्स बनवा सकते हो। ये रिपोर्टेड ये इस पे यूट्यूब पे उसकी वीडियो आई, कॉमन सेंस की बात, यार मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सो बात ये है कि अनलेस एंड अनटिल वी डिसाइड कि यार काफ़ी हो गई, अब ये मुल्क इससे और ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकता, इसकी इकॉनमी और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस पे जो हमने इकॉनमी पे बोझ डाला हुआ है वो हम मांग मांग के भी थक गए हैं। वो जो लेंडर्स फटीग है वो भी आ गई हुई है, जो गिफ्ट फटीग है, जो ज़कात फटीग है वो भी आ गई हुई है। तो काफ़ी हो गई, अब बस होल्ड ऑन, स्टेप बैक, एक ठंडे दिल से बैठ के गौर करो कि इस बैंकरप्ट इकोनॉमी को हमने कैसे ठीक करना हो सकती है। कोई मसला नहीं है, सिर्फ हम बैठ के ये जो हमने वलैती सूट पहने होते हैं और जो टाइयाँ लगाई होती हैं, किसी ने नहीं लगाई, ये रुमाल लगाया हुआ है इन्होंने, वो भी इम्पोर्टेड है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये आप छोड़ दें। इंडिया का, मैं इंडिया एक दफ़ा गया तो उनका प्राइम मिनिस्टर अपनी हिंदुस्तान कार में जा रहा था, उसने वो छोटा हो गया था, वो प्राइम मिनिस्टर इंडिया का वो छोटा हो गया था। हमारा जब तक जनाब मर्सिडीज पुलमैन या वो जो सी है मेबाक ना हो उसके बगैर हमने ट्रैवल नहीं करना, ठीक करोगे। सो वी नीड टू डू सम इंट्रोस्पेक्शन। कोई हम बैठ के वी नीड के इसे जिसे कहते हैं ना कि ये हर अपना एक्ट, एवरी एक्ट शुड बी रिव्यूड कि जी मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर ये बिस्किट सरकारी में होते तो ये भी उधार के आए होते, वेरी फ्रैंकली, कि सरकार की अगर होती है तो ये बिल्कुल उधार के होते। बिकॉज मैंने तो आपको दिखा दिया कि ये मेरे फेडरल गवर्नमेंट के पास कितने पैसे हैं, उसमें से वो सारे के सारे उधर चले गए, फौज के, सिविल के, पेट्रोल का, पुलिस का, जुडिशरी का, एवरीथिंग इज ऑन बोरोड मनी। सर विद दैट हैप्पी नोट, थैंक यू वेरी मच। सर क्वेश्चन किया हाँ प्लीज सर। ठीक, तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया। ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, इंशाल्लाह ये हिस्ट्री के अंदर ये आपकी वीडियो याद रखी जाएगी। इससे पहले फनी साहब के ताबूत से हमने रेलवे के तशीफ लाए थे, मैं चूँकि खुद भी सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ, ये उतने दर्दमंद हूँ। सर ये बताओ, जब आपने रेलवे की बात सुनी है, ये आपसे सवाल है, अभी हम आदमी हैं या की बात सुन रहे हैं, क्योंकि हम आप तीनों आपको मुझे नजर नहीं आते। आप मुझसे ना कहें, वो आपकी मेहरबानी है, मुझसे ना कहें आप, मैं ओपनली मुझे हम भी इसका हिस्सा रहे, पूरे का हिस्सा रहे, ठीक है। मैं तो अपने को हिस्सा देता हूँ, ठीक है। मैं एक पॉजिटिव नोट से क्वेश्चन करूँगा आपसे कि जो कुछ 70 सालों में हुआ है या 77 सालों में, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो कल सुबह होना है उसको हम चेंज कर सकते हैं, बड़ी सिंपल। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि जो फनी साहब ने कैंडिडेट टॉक्स का जो टॉपिक शुरू किया है, इसके ऊपर सच बोलें, वो बच्चा सामने आए जो बादशाह नंगा है, अच्छी अच्छी बातें बंद करें, और थिंक टैंक ऐसे ही करते हैं ना काम, थिंक टैंक नहीं करते हैं, थिंक टैंक टाइप पे आए, कहें जी ये प्रॉब्लम तो हो चुके हैं, हो चुकी है प्रॉब्लम, इसका हल ये है, और इस कमरे से हल की शोभा जाए जो मसला है, और सिर्फ हम रिकमेंड कर सकते, ताकत तो नहीं है हमारे पास। अच्छा, उसके लिए मैं देख रहा हूँ अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की तरफ, ठीक है। मैं आज तो मौका नहीं है, जुमे की नमाज है, मैं चाहूँगा कि अगली जो शायद तुम मीटिंग करो वो गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान पे करो, और जो रेलवे के सेक्रेटरी साहब आए उनको भी सहमत, तो इनको इनसे टाइम लेके सेट करो इसके अंदर, और मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा कोई 25-30 मिनट की कि जी दुनिया में ये हो रहा है गवर्नेंस के, गवर्नेंस है ना, इट इज़ अ बैड गवर्नेंस, जिससे कहते हैं कि पब्लिक पॉलिसी में ये हो रहा है, गुड गवर्नेंस में ये हो रहा है, और हम एक ग्रिड बनाएं कि जी ये दुनिया में हो रहा है, ये हम कर रहे हैं, ठीक है जी, और इसके आगे जवाब दे वाला कौन खुद फैसला करे। अगले इलेक्शन की बुनियाद ये होनी चाहिए, मैं रिपीट करूंगा अपनी बात, अगले इलेक्शन की बुनियाद ही ये होनी चाहिए कि जी ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं,
जो दुनिया कर रही है, ये हम कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। और क्या होना चाहिए, क्योंकि हमने ये नहीं बताया ना क्या होना चाहिए, लोग कहेंगे ये भी बोलू है, पता नहीं है क्या होना चाहिए, उसके आगे आगे ब्लैंक हो। और हम ये कहें कि जी देखिए, ना इलेक्शन मैं लड़ना, ना आप लड़ना, ना आप लड़ना, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है उनको वो जवाब दें इस बात का। तो ठीक है जी, तो मेरी तरफ से था, इस पर काइंडली कोई इनपुट देना चाहिए और मैं आपकी मदद चाहिए। सर देखें, मैंने भी अब नॉट ट्राई टू पुल माय पंचेस, मैंने तो इसीलिए क्लियर बात की है और आपको कहा है कि जी वी आर अ बैंकरप्ट इकोनॉमी, वो हम माने या ना माने। कोशिशें की थी, अपने हथों साथ कोशिश की थी, सारा कुछ जब नौकरी में थे कोशिश करते थे, अपने हद तक होता था। बट अभी प्रॉब्लम वही आ रहा है कि आपके पास जो साहिब इक़्तिदार बैठे हैं, अभी नए भी आए हैं, पिछले भी थे, उनका तो इस तरह आता है कि जैसे वो कोई ससुराल आए हैं, आके वहाँ उन्होंने मौज मेला करना है। बात तो इसीलिए मैंने वो जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट की आपको एग्जांपल दी है कि यार, या फिर आप उसकी पाराग्वे के प्रेसिडेंट की एग्जांपल ले। वो प्रेसिडेंट बना पुरानी फोक्सवैगन पे, अपने दफ्तर आया बेनस आयर्स, 5 साल बाद जो वापस, और एक उसका छोटा सा घर था, वो किधर ला प्लाटा में के पता नहीं किधर था, वो 5 साल बाद वो अपनी गाड़ी स्टार्ट की, हुआ चला गया। हमारा तो ट्रैपिंग्स जो सी हैं। आप ये भी तो देखें ना कि जी मुझे बताए, मे बैग के बगैर मैं नहीं चल सकता, मर्सिडीज मे बैग के बगैर। यार मैं यही बंदा हूँ जो सड़क पे फैला होता था पहले, अभी मैं एमएनए बन गया, तो मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है, पीछे 6 डाले, पीछे 6 डाले, आगे। और जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब भी मुझे किसी ने फिटे मुंह नहीं पूछना। ये भी तो हाल है ना। मैं यहाँ वॉक करता हूँ पोलो ग्राउंड में, वहाँ बहुत बहुत बड़े नाम, वो भी नहीं लेना चाह रहा, वो चिपड़ासी भी इस्लाम नहीं करता, पहचानते सारे हैं। सर हालत तो ये है ना हमारी, दिल में गाली निकालते हैं, भले उनके मुंह पे ना कहते हो, बट सलाम भी नहीं लेते। तो ये इनको समझ नहीं आती कि यार दिस इज पब्लिक ट्रस्ट, दिस इज पब्लिक मनी, इसको अगर मैं जरा थोड़ा सा दर्द से इस्तेमाल कर लूँ। मगर हमारा तो ये प्रॉब्लम है कि आपने ये पिछले 2-3 साल में देख लिया है कि दैट देयर आर नो रूल्स लेफ्ट ऑफ द गेम। जो जिसका दिल बेसूल की वसूल होते हैं। जो जिसका दिल चाहता है वो कर रहा है, और उसको करने में कोई रोक भी नहीं रहा। एक भी इंस्टीट्यूशन नहीं रहा अब इस मुल्क में जिसकी लोग इज्जत करें। दिस इंक्लूड्स अक्रॉस द बोर्ड, दिस इंक्लूड्स आवर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, डिप्टी कमिश्नर से ऐसे फिटे वो काम किया है, पुलिस अभी भी कर रही है, बाकी जो महकमे हैं। अब सिर्फ उनको लोगों को ये नहीं समझ आ रही कि ये जो जिन बोतल में से निकल आया है ना, ये वाला, they don't understand that now this takes me जहाँ वो काम हो रहा है और जो गलत हो रहा है। सर मैं फील्ड में था तो एक जगह लड़कों ने बदतमीजी की, उनको पकड़ के अंदर शदर किया, मारा शारा सारा कुछ। अगले दिन बहुत स्टूडेंट्स थे, उनको खैर दफ्तर एक तोड़ दिया था, तो जाके फिर उनको अगले दिन 2 इंच बाय 2 इंच की खबर थी, ओकाड़ा में स्टूडेंट्स ने जुलूस निकाला, हल्की लाठीचार्ज की गई, टीयर गैस की गई, उसके बाद स्टूडेंट्स पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो गए, एंड दैट वाज इट। और लड़कों का जो हाल किया था हमने, वो हमें पता है, दैट वाज इट। और अभी आप रीसेंट मेमोरी में आप देख लें, जब इमरान खान इधर गया था, कराची गए, तो एमक्यूएम ने इनका रजिस्ट किया था और शारा कायदे आज़म पे गोलियां मार के बंदे की लाशें पड़ी हुई थी, और टीवी वालों ने स्प्लिट स्क्रीन पे दिखाया था डी चौक में घोड़े नाच रहे हैं। उस दिन को फंक्शन उन्होंने किया हुआ था कि पता नहीं कौन सा दिन क्या किया हुआ था। सो अब नाउ आई वाज देयर इन कराची एंड डी चौक, ये उससे आगे ही बढ़ा है, पीछे नहीं हटा। अब जो मर्जी बंद कर रहे हैं,
मैं VPN लगा लूँगा, कितने VPN बंद करेंगे? अब ये जो सी इंफॉर्मेशन आ गई है हर बंदे के हाथ में, वो सफाई वाली में मैं ये एक वो भी से देख करूंगा, रही है। एक आखिरी बात करना चाहूंगा, बड़ी जरूरी बात है, बड़ी आम बात की है एक इसने। वो उस बच्चे का एग्जैक्टली 73 का वाकया है जी। मैं गुजरात में पोस्टेड था, सरकारी जीप में जा रहा था लाहौर, आगे से राइट्स आ गए, वो जो ताजियानों के शुरू हुए थे। मॉब ने नंबर प्लेट देखी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा इसको आग लगा दी। ठीक है, मेरा खुदा गवाह है कि जितने वो वायलेंट थे वो मुझे ही मार देते, ठीक है। खुदा मेरा गवाह है, इसके आई विटनेस मौजूद है, मैं मिलवा दूंगा उनसे आपको। मैं जीप की बोनट पे खड़ा हुआ और मैंने कहा ये जो जीप है इससे आपको पासपोर्ट और ये आईडी कार्ड मिलते हैं, ठीक है, अगर ये आप जीप जला देंगे तो मैं अपनी जगहों पे जा नहीं सकूंगा और आपको ये नहीं मिलेंगे। मेरी आपसे ज़िम्मेदार है कि इस जीप को आग ना लगाएं, जिन लोगों के खिलाफ गुस्सा उतर जाए। उसमें सरकारी वाले लोग देने लगे, जूतियाँ मारने लगे मुझे, मैंने आराम से खड़ा रहा, हालांकि मैंने स्कूट खड़ा था, बोर्ड पे चढ़ गया, आराम से खड़ा रहा। मैं नहीं डरा, नहीं घबराया कि मुझे मार दिए। फिर उसी क्राउड में से 5 लोग आगे आए, मैंने कहा नहीं ही राइट। मैं कहा मेरा क्या जाएगा, आपको टाइम पे चीज़ें नहीं मिलेंगी, आप उठा दे, मैं तो एक वोट दूंगा नहीं, मैं आ रहा था गाड़ी से, मिला खत्म है, मैं आपके साथ शामिल हो जाऊंगा इस काम में। मैंने कहा जितना जिसके लिए आप राइड कर रहे हो वो उतनी जगह मेरे, इसको ना लगा प्लीज़, बहुत जरूरी है। मुझे बताएं कि इस वक्त कितने अफसर ऐसे हैं सरकार के, मैं आपको एग्जैक्ट अपना वाक़या बता रहा हूँ, कहानी सुना रहा आप लोगों को। मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त जो बहुत सा ज़रूरत है वो, एक तो फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि दोबारा ये सेशन ज़रूर होना चाहिए, इस पर हमें खुल के बात करनी चाहिए, बगैर घबराए बात करनी चाहिए। और आजकल जो इनकम्बेंट सरकारी अफसर हैं अपनी पोजिशन पर बैठे हैं, ये उनके सोचने का मसला है। इसमें एक सिर्फ मुझे जो समझ नहीं आती इन सरकारी अफसरों की, रादर सारे जो बंदे इस वक्त ओहदों पे बैठे हैं, हर महकमे के जो टॉप पे बैठे हैं, मैं सबसे मुझे समझ नहीं आती कि यार जिस पोजीशन पे आप बैठे हो इससे आगे क्या बन जाओगे? अलमिया बन जाओगे नौजबिल्ला, वो अमेरिका के सदर बन जाओगे, क्या बन जाओगे आगे? जो सेक्रेटरी लगे हुए हो तुम, यार मिनिस्टर लगे हुए हो, प्राइम मिनिस्टर लगे हुए हो, इससे आगे तुम क्या बन जाओगे? वाई आर यू डूइंग दिस? जो डिप्टी कमिश्नर लगा है, शुक्र करो यार, मिडिल क्लास बंदे हो तुम, अब वहां से अल्लाह ने इज्जत दी है तुम्हें, नाउ यू आर मैनेजिंग दिस। सो सिर्फ ये बात आ जाए ना कि जो मैं जैसे पहले कहा है कि ये वो बंदा फिट है, मुझे पूछता जो बड़े बड़े नाम थे किसी जमाने में और सारे लोग कांपा करते थे उनसे, तो अब उनको कोई बंदा पूछता ही नहीं है। तो हालत तो ये होनी है। तो अगर सिर्फ बंदा ये ज़हन में रखे कि यार मैंने ये ओहदा टेम्परेरी है यहाँ और ये मेरे पास ट्रस्ट है। सर रिक्वेस्ट है, का सवाल लेने हाँ, सवाल लगेगा। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच इतना कैंडिडली हमें चीज़ें बताने का। एक तो हमें पता चल गया और दूसरा हमें डर भी लग गया कि जिस जहाँ पोजीशन पे हम हैं। तो सर मेरे दो जस्ट सिंपल से क्वेश्चन है। एक तो ये कि जैसे आपने कहा कि डेटा प्राइवेसी का ये होता है, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट आपको वो नहीं दे रहे थे इंडस्ट्रीज का, तो इसका मतलब क्या हल इसका क्या है कि उनको किस तरह हम उसको कॉन्फिडेंस मिले ताकि इंडस्ट्रीज और उसका हमारे पास प्रॉपर डाटा, क्योंकि सारी टैक्सेशन तो उसी पे होनी है। अगर डाटा ही वो नहीं दे रहे या नहीं है तो फिर तो वो तो एक डेफिसिट ही आ गया। ठीक है सर। और दूसरा ये कि सर यूथ क्या करे, हमारे पास क्या ऑप्शन है जिस सिचुएशन में हम है, क्या हम मतलब वही के इमिग्रेशन पे चले जाएं, इमिग्रेट कर दें, या क्या मतलब क्या ऑप्शन, क्या स्ट्रेटजीज, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए इस मुल्क को यहाँ से निकालने? आपका सवाल था जी, अगर जी आप सवाल करें। सर मेरा नाम मुस्तहसन काज़मी है, सैयद मुस्तहसन अब्बास काज़मी, और ब्लू टीवी का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ मैं सर। सर जर्नलिस्ट हूँ तो जर्नलिस्टिक बात करना चाहूँगा कि ख़बर निकले कोई इस तरह की डिस्कशन नहीं कर सकूँगा। सर आपने कहा कि IMF हमारे साथ निगोशिएट करता है और हमारे से कहता है कि ये चीज़ करें, ये ऑस्टेरिटीज। हमारा जवाब क्या होता है, वो जब हमें एक बॉटम लाइन आपने बता दी कि, लेकिन आपने अपना नहीं बताया कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होता है, पाकिस्तान किस तरह से जब वो चीज़ों को मैनेज करता है, उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। कि जब IMF ने तो कहा कि बॉटम लाइन ये है कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कीजिए और इनकम को बढ़ाइए, ये जो फिस्कल डेफिसिट है इसको मिनिमाइज़ कीजिए।
उनकी ये डिमांड होती है कि आप टैक्सेशन बढ़ाएं और आवाम के ऊपर बोझ बढ़ाएं, या ये हमारी अपनी बिल होती है गवर्नमेंट की तरफ से, इस पे जरा ठीक है। कीजिए। अच्छा जी, पहले तो डेटा प्राइवेसी की बात कर दूं कि फॉर एग्जांपल जो हम डेटा इकट्ठा करते हैं आपका, आपके फैमिली का सारा कुछ, इन द सेंसेस कि आप किस घर में रह रहे हैं, किधर रह रहे हैं, घर की छत कैसी है, आप क्या टीवी कौन सा देखते हैं, या नेट है नहीं है, सारा जो वो 64 सवाल होते हैं हमारे, वी इंश्योर दैट दैट इज नॉट लीक्ड। हमारा जो कंप्यूटर सेंटर है उसमें देयर इज नो कनेक्शन, वायर से हमारा उसका कोई एक्सेस ही कोई नहीं। आपको डेटा चाहिए, हम उससे एग्रीगेट करते हैं, एनोनिमाइज करते हैं। बस हम आपको डेटा देंगे, लेट्स से आपको इस ब्लॉक का डेटा चाहिए, हम आपको इस ब्लॉक का एग्रीगेट डेटा दे देंगे। इस कमरे में क्या देंगे कि इस कमरे में 10 बंदे हैं जिसमें से 2 ने एनके लगाई हुई हैं, और वट एवर यू वांट। मगर नाम, एड्रेस वगैरह वगैरह वो पॉपुलेशन का हमारा बड़ा सख्त, इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर लॉ। इसका उसामा बिन लादेन का घर के बाहर जहाँ वो था उसके बाद नंबर लगा हुआ था। हमें जनाब वहाँ से पेशावर वालों ने, कोर्ट ने बुला लिया कि जी आप ये दें कि क्या है। हमने कहा जी हम नहीं दे सकते। कहने जी आपका नंबर लगा हुआ है। हमने कहा जी हम आपके साथ शेयर ही नहीं कर सकते, डेटा है प्लस माइनस वट एवर द डेटा, एंड द कोर्ट एक्सेप्टेड इट। पेशावर की कोर्ट ने फिर हमारा स्टैंड एक्सेप्ट किया एंड वी डिडंट शेयर एनीथिंग। सो इसी तरह ये जितना भी डेटा है ये हम शेयर नहीं करते, तो हमारे पास है। जहाँ तक ये बात है, हमारे पास जो डेटा आता है वो आता है इंडस्ट्रीज का, ये जो सा है दैट कम्स थ्रू प्रोविंशियल इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट। वहाँ से उनको प्रॉब्लम होती है, कुछ अपने बंदों को उनकी लीकेज हो जाती है, क्योंकि किसी न किसी ने तो डेटा कलेक्ट कर लिया ना। अगर 4 विंग्स हैं किसी फैक्ट्री के, तो 4 सेपरेट हैं, तो जब वो एक जगह कोलेट हो गया तो फिर तो बंदे को पता चल गया, लो जी इसके पास 25 बंदे नहीं है, 100 बंदा है। तो इसलिए इशू वहाँ है, हमारे से डेटा नहीं लीक होता, दैट इज फॉर श्योर। हमने बहुत दफ़ा ट्राई करके देख लिया, हमारे पास डेटा। जहाँ तक पॉलिसीज़ की बात है, पॉलिसीज हम ही ने बनानी है। भाईजान पैगंबर आने ख़त्म हो चुके हैं 1400 साल पहले, सेवियर्स आने ख़त्म हो चुके हैं। ये अगर हमने निकलना है इस गन से और इस मसले से, कि हमने खुद निकलना है। और बात वहाँ से आती है कि सबसे पहले हम इसे एक्नॉलेज करें कि वी आर इन ट्रबल, आवर इकॉनमी इज़ इन ट्रबल, कि हम मुसीबत में फंसे हुए हैं, हमारा दिवालिया हो चुका हुआ है। अब हमें कोई बंदा हमें गिफ्ट ना ज़कात दे रहा है, ना खैरात दे रहा है, ना और कुछ कर रहा है। हमारी इकॉनमी में इतनी बसात नहीं है। वी शुड हैव डिक्लेयर्ड बैंक्रप्सी। उसमें बाद जो कुछ होना, तो एक दफ़ा वो गंदी नाली हमें क्रॉस करनी पड़ेगी। बैंक्रप्सी डिक्लेयर करके हम बावर होते ना होते, बचते ना बचते, वो अलग बात है। अभी हमारा सिर्फ ये है कि बंदा डूब रहा है, सिर्फ जहाँ तक पानी आया हुआ है, नाक पानी से ऊपर है, अदरवाइज हम डूब चुके हैं। इशू आ जाते यहाँ ये आ रहा है कि क्या हम एज अ नेशन, एज राइट फ्रॉम एवरीबडी इन द कंट्री, जो कि यहाँ इस्लामाबाद में रह रहे हैं, जो इस्लामाबाद में अभी इलेक्ट होके आए हैं, जो ये हमारे जो मैनेजर्स हैं या जो हमारे साहिब इक़्तिदार हैं, उनको ये एहसास है। जब उनको एहसास हो जाएगी, क्योंकि बीमारी का सबसे पहला तो ये है ना कि बंदा सोचे कि हाँ जी यार मैं बीमार हूँ, फिर ही आगे इलाज करेगा ना। अगर मैं कह रहा हूँ नहीं जी ठीक है, मैं चार जा रहे हैं जी, टर्की में जा रहा हूँ, तो इस दफ़ा मैंने आईफिल टावर के टॉप पे जाके मैंने खाना खाना है, और मैं जनाब पैसे मांगने जा रहे हैं। हमारी टीम गई थी पैसे मांगने फ्लड के लिए। 70 बंदों का एंटोराज था, जो कि जिनीवा के सबसे महंगे होटल में ठहर के हम पैसे मांगने गए थे। अब मुझे बताया कि जब हमारा आउटलुक ही ये है कि हमने ये एहसास ही नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप इज कि वी आर बैंकरप्ट, हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते, बंद कर दो। जो नहीं अफोर्ड कर सकते, मैं उधार लेके मुझे कब तक देना उधार। एक तो ये बात, आपका जी IMF की बात आ रही है। हम जब बात करते हैं IMF की, IMF उनके साथ बहुत दफ़ा नेगोशिएट किया है, फ्लड आ गए हैं तो वो फिर हमें रिलीफ दे देता है कि जी इतना आप और
बोरो कर लो, इतना हम आपको एक्स्ट्रा लोन दे देंगे, सारा कुछ वो करते हैं। जी अभी भी जो उन्होंने प्रोटेक्ट किए होते हैं एक्सपेंडिचर्स, वो आपके ये सोशल सिक्योरिटी के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, वो कहते हैं कि जी आपने कम किया हुआ है, अभी 300 कर दो, 500 कर दो, 500 650 बिलियन रुपया उसका है, उनको नहीं छेड़ते। सोशल प्रोटेक्शन को कहते हैं कि जो आपने ये 1 ट्रिलियन आप खर्च कर रहे हो सब्सिडीज में, किस बात पे? देखो ना कि अगर सब्सिडी मैं दे रहा हूँ और किसी को एहसास भी नहीं हो रहा कि वो कहते हैं ना सोए हुए बच्चे का अगर आपने मुंह चूमा, ना माँ राजी, ना प्यो राजी, ना बच्चा राजी, तो आपको सब्सिडी मिल रही है, आपको पता ही नहीं है। सो सब्सिडी वो कहते हैं जी क्यों दे रहे हो, डोंट गिव सब्सिडी। अब मैं सब्सिडी बलोचिस्तान की ट्यूबवेल्स को भी दे रहा हूँ, क्योंकि आज से 20 साल पहले एक प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि जी क्या सब्सिडी है कि जी पहले 200 यूनिट वो देंगे, उसके बिल वो देंगे, जिम्मेदार देगा, उससे बियॉन्ड जितनी भी बिजली इस्तेमाल होगी वो फ्री है, ओपन एंडेड। आप जब रिव्यू करते हो तो फिर ऐसी किस्म की चीज़ें नज़र आती हैं। अच्छा, IMF के साथ हम जाके बाकायदा नेगोशिएट, वो कहते हैं कि जी आप टैक्स पेयर, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स इंक्रीज करो, फिर हम उनके साथ करते हैं, आगे से रीनेगोशिएट करते हैं कि जी हम इतने नंबर ऑफ इंक्रीज कर देंगे, और फिर उनके साथ एक अग्री होता है कि लो जी इतने हमें टैक्स रेवेन्यूज हम इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है तो उसमें दो रादर 3 चीज़ें होती हैं टैक्स रेवेन्यू में। एक होता है इन्फ्लेशन नंबर, कि जी इन्फ्लेशन में कितना फ़र्क पड़ जाएगा। मसलन कस्टम की चीज़ आ रही है, $1 की आ रही थी, वो पहले $1 100 का था, अब $200 का हो गया, तो वो हम उसे डिस्काउंट करते हैं कि जी लो जी ये तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ गया। फिर एक नेचुरल ग्रोथ है कि आप कुछ भी ना करो तो उसने ग्रो करना है, बस 100 ने आपने 100 की इम्पोर्ट की, $1 की इम्पोर्ट की, अब $1.25 की इम्पोर्ट कर रहे हैं, 2 की कर रहे हैं, वो एक नेचुरल ग्रोथ है। फिर वो कहते हैं जी ये दोनों चीज़ें तो छोड़े, आप बताएं आपने कितना, आपका एफर्ट क्या है। सो ये तीनों चीज़ें मिला के फिर हमारे साथ वो अग्री करते हैं कि लो जी अब आपका इतना रेवेन्यू नंबर है। अब जहाँ तक हमारी बात है, मेरे बहुत कॉलीग्स हैं जो टैक्स में हैं, बड़े बड़े सीनियर्स हैं, एक अजीज चेयरमैन FBR भी रहे हैं, जब से जिससे बात करो मैं उनको कहता हूँ कि यार मुझे ये आप 9 ट्रिलियन की बजाय मुझे 16 ट्रिलियन दे दो, 9 की बजाय मुझे 16 ट्रिलियन दे दो, मैं बोरो नहीं मुझे करना पड़ेगा। एवरीबडी, हर बंदा ये कहता है कि जी मैं 1 साल में आपको दे सकता हूँ, प्रोवाइडेड मुझे कोई रोकेगा नहीं, मुझे कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, मुझे सिर्फ काम करने देगा, मैं कर देता हूँ अक्रॉस द बोर्ड। जिससे बात की कहते हैं कि मुझे फ्री हैंड दे दो, मैं कर दूंगा। अगर मैं, और पर उसमें क्या होगा, तो एक ये भी पुराना किस्सा है सर। आई वाज सिटिंग इसी तरह कैबिनेट मीटिंग में बिफोर द बजट, तो एक प्रपोजल आई कि जी ये फलाने को ये टैक्स, एक टैक्स प्रपोजल FBR लेके आया था, तो प्राइम मिनिस्टर कहने लगी कि इससे तो बंटी को भी टैक्स लग जाएगा। मुझे नहीं पता बंटी कौन है उनका जो साथ बैठा था कहने लगा हाँ जी बंटी को भी टैक्स लग जाएगा, कहने रहने दो, प्रपोजल ड्रॉप हो गई। सो अब जब ये बातें हो रही हैं, इस किस्म की आप आउटलुक ये है, मगर कोशिश करते हैं कि उनके साथ नेगोशिएट करें, वो भी कोशिश करते हैं कि जी हम कोई प्रोग्राम चलाएं, इनको हमको इनको इस मुसीबत से निकालें। मगर जब मन अपना पुराना पापी है, राजी तो हम नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। आखिरी क्वेश्चन Sir, I have a question. I'll try to be brief. Please. Sir, the name is. Sorry. The name is Mohammed Saqib, and luckily or fortunately, I'm from Oxford, UK. Great. और as a British Pakistani, एक confession जाफरी साहब हमारे उस्ताद हैं, इन्होंने किया कि क्या हमें ये लगता नहीं कि इन तमाम कमेंट्स के बाद शायद हम मुजरिम हैं। तो सर, as a British citizen, I have to confess कि this mess we are also responsible for it, because
we're not only part of this mess, but we are the creator of this mess because it suits us to make Pakistan a subdued, a subordinate country. It perfectly suits us. So when there are instances, we impose our policy with all the might. But when it suits us, a person belonging to a property worth millions of pounds can easily stay in the disputed property A. B, he can stay in that property without the visa. And C, there is no outcry. There is no institution who would take on this matter. तो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए मैं अगर इसको मुख्तसरन अगर समराइज करूँ कि ये जितने भी सर आपने बेहतरीन तरीके से और विद ऑल योर ऑनेस्टी आपने जो चीज़ें बयान की आई फील वेरी प्राउड कि देयर आर a few people in the which I know in the bureaucracy who has got the courage to speak up, but there is an elephant in the room which unfortunately we are not able to point towards blatantly. ये जो IMF के साथ हमारा रोमांस है ना सर, ये चला आ रहा है पिछले donkey years से 98 के अंदर फिगर्स को फर्ज किया गया, फिर मुशर्रफ ने उसका खमियाजा भुगता, वर पेइंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ फाइन बिकॉज ऑफ द एम्बेजलमेंट इन द रिपोर्टिंग वी प्रेजेंटेड टू IMF. और IMF को ये पता है कि हमारी हरकतें, हमारी बिहेवियर्स, हमारा एलिटिस्ट माइंडसेट क्या कर रहा है इस मुल्क के साथ. लेकिन देन अगेन दे कम और वो इकोनॉमिक हिटमैन की आमद के ऊपर वो तमाम काम करने के लिए तैयार हैं जिससे पाकिस्तान को एक छतरी के ज़ेरे साया रखा जाए. तो अगर कुछ करना है तो इस पाकिस्तान की कौम ने और अवाम ने करना है, जिन्होंने ये चीज़ अखज़ कर लेनी है कि हमें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, हमारा दोस्त कोई नहीं है दुनिया के अंदर, मफादात दोस्त होते हैं और इन्हीं से ही सिलसिला आगे चलता है. तो सर आखिर में मैं एक अपनी जितनी गुजारिशात और ये हालत ज़ात जिसका हमने एक क्विकली एक टेक्निकल और एक सोशल इसका एनालिसिस किया, वो मैं मुनीर न्याजी की इस नज़म के एक डिपिक्शन करता हूँ कि मेरी सारी ज़िंदगी को बेसमर उसने किया, मेरी सारी ज़िंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी मगर उससे बसर उसने किया. मैं बहुत कमज़ोर था इस मुल्क में हिजरत के बाद 1947. ठीक है, मैं बहुत कमज़ोर था इस मुल्क में हिजरत के बाद, पर मुझे इस मुल्क में कमज़ोर तर उसने किया. राहबर मेरा बना गुमराह करने के लिए, मुझको सीधे रास्ते से दर बदर उसने किया. शहर में वो मोतबर मेरी गवाही से हुआ, फिर मुझे इस शहर में नामोतबर उसने किया. और आखिरी सर के शहर को बर्बाद करके रख दिया उसने मुनीर, शहर पर ये जुल्म मेरे नाम पर उसने किया. सर बहुत बहुत शुक्रिया. आपका शुक्रिया सर. आप इसमें सर थोड़ी एक सिर्फ हाफ क्वेश्चन है, सिर्फ हाफ क्वेश्चन. ये जो आजकल इमरान खान साहब का कि वो लेटर लिख रहे हैं IMF को, आपके ख्याल में वो लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? सर ये लिखना ना लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, बिकॉज IMF इज अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन. वो आपको बात करती है इकोनॉमी पे, इकोनॉमिक्स पे. वो ये नहीं कहेगी कि अच्छा जी मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद, मुझे इसकी नहीं पसंद. बट अब क्या कर लेंगे अब, सिंपल सी बात है. मैं 1995 से इनके साथ जब निगोशिएट करता रहा हूँ और इनका एक डॉक्यूमेंट होता है MEFP, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी. अब तब से लेके उससे भी पहले निकाल के देख लें, किसी में एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं होती कि जी फलाना अच्छा है, फलाना बुरा है, फलाना अच्छा है, फलाना बुरा. वो ये ज़रूर लिखते हैं कि ये इलेक्शंस हुए वगैरह वगैरह, मगर बात इकोनॉमी की करते हैं. इट इज़ इररिलेवेंट एज फार एज दे आर कंसर्न्ड. वो दूसरे महकमे हैं जो बात करते हैं, वो नहीं है. और जहाँ तक आपकी बात है, प्रॉब्लम वही आती है कि उस कौम की हालत नहीं बदलेगी जब तक मुझे अपनी हालत बदलने का एहसास ना हो. और मुझे एहसास कब होगा, जब ये पता होगा कि आई एम सिक टू द कोर, कि जी अब मैं कैंसर की स्टेज 4 से भी गुजर गया हूँ और मैं अभी भी ये बिहेव कर रहा हूँ कि मैं जो पहलवान हूँ तो मैं बड़ा सारा गामा पहलवान हूँ. So that is the point. That is the inflection point. And we have reached that inflection point. अभी आपका क्या ख्याल है, इलेक्शन में क्या हुआ? People have voted
their disgust for all institutions of the state. This is their disgust. इमरान खान की इतनी दोस्ती नहीं है. The way the state is acting, this is what they have done. अब वो this is the first step कि जो लोगों को अब समझ आ रही है. अभी सेकंड स्टेप ये देख लेना, जो सरकारी गाड़ियाँ चल रही होती नहीं, शाम को क्लब जा रही हैं, बेगमात को सैर वो उधर कराने लेके गई होती हैं, शॉपिंग करवाने, लोगों ने इनको चैलेंज करना शुरू कर देना है. दैट विल बी द सेकंड स्टेप. सड़कों पे आज हमें ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिस इज एन इंडिकेशन कि शायद हमारी कौम को होश आ गया है कि यार काफ़ी हो गई है, बस भी करो. थैंक यू वेरी मच. आपका मैं समझता हूँ कि जिस मकसद के तहत मैंने आपसे गुजारिश की थी कि आज आप हमारे गेस्ट टॉकर बने, वो मकसद अल्लाह के फजलो करम से नहायत तसल्ली बख्श तरीके से आपने पूरा कर दिया. जिस खूबसूरती के साथ आपने आसान अल्फाज में शुमारियात की अहमियत से लोगों को आगाह किया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ. जो बातें आखिर में हमने की हैं, पाकिस्तान तब्दीली की तरफ गामजन हो चुका है. गालिबन आपके नॉलेज में आज नहीं होगा क्योंकि ये मैं पढ़ के ये खबर सुन के निकला था. सिटिंग डिप्टी कमिश्नर को 6 माह की जेल हो गई है. सिटिंग एसएसपी को आज 1 साल की जेल हो गई है. ये जो हम जिस नहज पे आ गए हैं, ये कौम इसलिए, इस कौम ने कभी अपने आप को पहचाना नहीं था. 8 फरवरी के इलेक्शंस ने इस कौम को अपने बारे में आगाह कर दिया है. लिहाजा इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपने जो बातें बताई हैं उसके तहत जब तक हम खुद अपनी हालत नहीं बदलना चाहेंगे, कोई दूसरा हमारी हालत नहीं बदलेगा. आपका मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ. आपका बहुत बहुत शुक्रिया.